दोस्तों, ये कहानी सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र और घटनाएं पूर्णतः काल्पनिक हैं। इस कहानी में दिखाए जाने वाले रोमांटिक और भावनात्मक पल केवल भावनाओं को समझाने के लिए हैं। शादी एक इश्क की शुरुआत का आज हम देख रहे हैं एपिसोड नंबर 14। इससे पहले के सारे एपिसोड्स मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिए हैं, तो जिसने अभी तक नहीं सुने हैं पहले उनको सुन ले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये नया एपिसोड। ध्रुव श्रेष्ठा को अपने और काव्या के बारे में बताते हुए कहता है, बस एक दोस्त की तरह उसके साथ रहता, समय बिताता, बातें करता। दिन अच्छे से बीत रहे थे, लेकिन उस एक काली रात ने हमारे रिश्ते को बिल्कुल बिखेर कर रख दिया। बोलते हुए ध्रुव एकदम से चुप हो जाता है। वहीं श्रेष्ठा क्यूरियस होकर उसे ही देख रही थी। कुछ देर तक रुकने के बाद ध्रुव बोलता है, मेरा एक भाई है, रुद्रांश सूर्यवंशी, जो मुझसे उम्र में बहुत बड़े हैं, जिनसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। पेरेंट्स के जाने के बाद उन्होंने ही मेरा ख्याल रखा। एक दिन भाई ने मुझे एक जगह पर बुलाया था, एक प्रॉपर्टी को छीनने के लिए। मैं जैसे ही वहां पहुंचा तो देखा मेरा प्यार मेरे भाई के चंगुल में फंस चुकी थी। भाई ने काव्या के बालों को जोर से पकड़ा हुआ था और काव्या अपने पेरेंट्स की मौत देखकर बिल्कुल सदमे में चली गई थी। वो कोई मूवमेंट ही नहीं कर रही थी। काव्या को ऐसे देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैं अपने गुस्से को जाहिर नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरे सामने मेरा गुरु, मेरा भाई खड़ा था। उनके खिलाफ मैं बिल्कुल नहीं जा सकता था। मैं धीरे कदमों से अपने भाई के पास चला गया। उनके पास जाते ही भाई ने मेरे नाम के साथ मुझे बुलाया। जैसे ही काव्या ने मेरा नाम सुना, वो सिर उठाकर देखने लगी। मुझे देखते ही काव्या की आंखों में आंसू आ गए। वो चाहती थी कि मैं उसके आंसुओं को पोंछूं। उसके आंसुओं को देख मेरी मुट्ठी कस गई, लेकिन मैं लाचार था। मैं काव्या के आंसुओं को बहने से रोक नहीं सकता था। काव्या मुझे एकटक देखने लगी। मैंने नजरें चुराते हुए मुंह फेर लिया। भाई काव्या को छोड़कर खड़ा हुआ और एकदम से बोलने लगे, ध्रुव, प्रॉपर्टी इस लड़की की है। वैसे तो मुझे पहले सिर्फ प्रॉपर्टी चाहिए थी, लेकिन अब मुझे ये लड़की भी चाहिए। मैं इस लड़की के साथ अपनी रातें रंगीन करना चाहता हूँ। रोज इसे अपने बिस्तर पर देखना चाहता हूँ। जैसे ही मैंने ये सुना, मैं आंखें बंद करके गुस्से को शांत करने लगा। मैं बहाना बनाते हुए किसी तरह से वहां से निकल गया। काव्या बस मुझे उम्मीद भरी नजरों से देख रही थी, लेकिन मैंने उसकी उम्मीदें तोड़ दी। मैं बाहर निकल ही रहा था कि मैंने देखा एक बुजुर्ग उसी घर के अंदर जा रही थी। जब मैंने उनसे पूछा कि वो कौन है, तो उन्होंने बताया कि वो काव्या की दादी है। काव्या को बचाने का मुझे जरिया मिल गया। उसकी दादी को मैंने काव्या की मुसीबत में होने की खबर दी तो वो अंदर जाने लगी। मैं उन्हें रोककर एक तरफ लेकर गया। कुछ सोचते हुए मैंने लाइट के मेन स्विच को बंद कर दिया और किसी तरह काव्या को बेहोश करके उसे बाहर लेकर आ गया। किसी को भी इस बात की भनक नहीं थी। उन दोनों को मैंने एक टैक्सी में बिठाकर इस शहर से दूर भेज दिया। मैंने उसकी दादी को साफ मना कर दिया था कि वो काव्या को कुछ ना बताएं कि मैंने उसकी जान बचाई। मैं नहीं चाहता था कि काव्या मुझसे मिले। किसी को भी नहीं पता कि मैं काव्या का दुश्मन नहीं, दोस्त हूँ। भाई ने भी काव्या को खोजने का इंस्ट्रक्शंस दे दिया, तो मैंने उन्हें मना करके खुद उसे ढूंढने का बोलकर उसे दूर कर दिया। मैं हर वक्त काव्या को बस बचाता रहा, लेकिन दुनिया के सामने ये दिखाता रहा कि मैं उसे पाना चाहता हूँ। कुछ 2 महीने बाद मुझे पता चला कि काव्या की शादी हो रही है। उस वक्त भाई को भी ये बात पता चली, तो उन्होंने दूल्हे को मारकर काव्या को लेकर आने का ऑर्डर दिया। मुझे पता चला कि काव्या की शादी सिंघानिया खानदान में हो रही है, वो भी अर्जुन सिंघानिया से। सिंघानिया खानदान के बारे में मैंने बहुत सुना है। उससे मुकाबला करना मेरे भाई के लिए इतना आसान नहीं था। ये सोचकर ही मुझे बहुत सुकून मिला। मेरे भाई के बॉडीगार्ड ने अर्जुन सिंघानिया को मार दिया था, ये बात मुझे पता चल चुकी थी। लेकिन काव्या की शादी किससे हुई, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था। कुछ दिनों बाद काव्या यहाँ आई, तब मुझे पता चला कि उसकी शादी अर्जुन सिंघानिया के भाई आदित्य सिंघानिया से हुई है। उससे जब मैं मिला तो ये तो समझ गया कि उसने काव्या को पत्नी बनाकर स्वीकार लिया है, लेकिन मैं जानना चाहता था कि वो काव्या के लिए कितना प्रोटेक्टिव है। इसके लिए मैंने अपने कुछ बॉडीगार्ड्स को काव्या के पीछे भेज दिया। उस वक्त मैंने आदित्य सिंघानिया की आंखों में काव्या के लिए प्यार, पजेसिवनेस, फिक्र, प्रोटेक्टिव सब देखा। मैं समझ चुका था कि जब तक काव्या आदित्य सिंघानिया के साथ है, उसे कोई कुछ नहीं कर सकता। ये जानकर मैं काव्या के लिए बहुत खुश हुआ कि उसे इतना प्यार करने वाला जीवन साथी मिल गया। बोलते हुए ध्रुव के होठों पर सुकून भरी मुस्कुराहट थी। ध्रुव श्रेष्ठा के चेहरे को दोनों हाथों से पकड़ते हुए कहता है, वाइफी, तुम ये बिल्कुल मत समझना कि मैं काव्या से प्यार करता था तो अब भी करता हूँ। जब मैं तुमसे मिला तो वही फीलिंग मैंने तुम्हारे लिए महसूस की जो मैं कभी काव्या के लिए महसूस करता था। काव्या अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी है और मैं भी सिर्फ तुम्हारे साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता हूँ। काव्या के साथ अब भी मेरा रिश्ता है, लेकिन सिर्फ दोस्ती का, और तुम मेरी ज़िंदगी हो। श्रेष्ठा ध्रुव के हाथों पर हाथ रखकर आंखों में देखते हुए कहती है, ध्रुव, क्या तुम्हारा भाई अभी भी काव्या के पीछे पड़ा है?
ध्रुव का चेहरा एकदम से सख्त हो जाता है। वो अपनी नज़रें श्रेष्ठा से हटाकर कहता है, हाँ, वो अब भी काव्या को पाना चाहते हैं। वो काव्या से शादी करके उसकी प्रॉपर्टी को लेकर काव्या के साथ। बोलते बोलते ध्रुव की मुट्ठी कस जाती है। ध्रुव बहुत ही लाचारी से बोलता है, मैं भाई के सामने जाकर उनका मुकाबला नहीं कर सकता। उन्होंने हमेशा मुझे मॉम डैड से भी बढ़कर प्यार दिया। भाई भले ही दूसरों के लिए गलत हो, लेकिन मेरे लिए वो भगवान के समान है। श्रेष्ठा चेहरे पर गुस्से के भाव लिए कहती है, सीरियसली ध्रुव, तुम अब भी उसे भगवान मानते हो? उसने सिर्फ एक प्रॉपर्टी के लिए काव्या के पेरेंट्स को मार दिया। वो इंसान कहलाने के भी लायक नहीं है, वो हैवान। इससे आगे श्रेष्ठा कुछ बोलती उसके पहले ही ध्रुव अचानक ही श्रेष्ठा का गला पकड़ लेता है। ध्रुव के हाथ श्रेष्ठा के गले पर कसते जा रहे थे, जिससे श्रेष्ठा खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए ध्रुव को जोर का धक्का देती है, लेकिन उससे भी ध्रुव को कुछ नहीं होता। बदलते वक्त के साथ ध्रुव की पकड़ कसती जा रही थी। अब श्रेष्ठा की सांसें फूलने लगती हैं तो ध्रुव झटके से श्रेष्ठा का गला छोड़ सामने रखे गमले में मुट्ठी बनाए जोर से मारता है, जिससे वो गमला टूट जाता है और ध्रुव के हाथों से खून बहने लगता है। इधर श्रेष्ठा गहरी गहरी सांसें ले रही थी। श्रेष्ठा खुद को नॉर्मल करते हुए ध्रुव को देखती है, जो अपने गुस्से को काबू करने की कोशिश कर रहा था। श्रेष्ठा की नज़र अचानक ही ध्रुव के हाथों पर पड़ती है। वो उसके हाथों को पकड़कर अपनी तरफ करती है। ध्रुव झटके से अपने हाथ को पीछे कर लेता है और सख्त आवाज़ में कहता है, भाई के खिलाफ मैं एक शब्द नहीं सुनूंगा, आइंदा से सोच समझ कर बोलना। श्रेष्ठा हैरान होकर बस उसे देखती रहती है। ध्रुव वहाँ से उठकर चला जाता है। उसके जाते ही श्रेष्ठा धीरे से बोलती है, लगता है भाई के लिए कुछ ज़्यादा ही पागल है कि उसे उसकी गलती तक नहीं दिख रही। ये बोलते हुए श्रेष्ठा खुद को चपाट लगाते हुए कहती है, मैं भी क्या ही बोल रही हूँ, ये कौन सा दूध का धुला है, इसका भी तो वही काम है, लोगों को मारना। पता नहीं किस गुंडे से प्यार कर बैठी, जब भी देखो बस रोज़ खून खराबे करके आता है। इधर आदित्य के केबिन में सौरभ गुस्से से बैठा हुआ था। वहीं आदित्य अपने काम में बिजी था। सौरभ एकदम गुस्से से कहता है, रुखसार के साथ इतना गलत हुआ और तूने मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। आदित्य सौरभ को एक नज़र देखता है और फिर से अपने काम में लग जाता है। सौरभ चिढ़ते हुए चेयर से उठकर आदित्य का लैपटॉप झटके से बंद कर देता है और उसे देखते हुए कहता है, बताना, क्यों नहीं बताया तूने? आदित्य फिर से अपने लैपटॉप को ओपन करने वाला होता है कि सौरभ लैपटॉप को खुद पकड़ लेता है और इरिटेट होकर कहता है, आदि, ये जो तेरी चुप रहने की आदत है ना, बहुत ख़राब है। जब देखो बस उतना ही बोलते हो जितना तेरा मन करता है। सौरभ की बात सुनकर अचानक आदित्य को काव्या की बात याद आती है। जब देखिए हर वक्त मुझे चुप करा देते हैं, जिस सवाल का जवाब देने का मन करता है वही देते हैं। आदित्य सौरभ को देखता है और कहता है, कुछ देर में मेरी मीटिंग है और तू यहाँ से खुद जाएगा या मैं तुझे गार्ड को बुलाकर बाहर भिजवा दूँ? सौरभ अच्छे से जानता था कि आदित्य जो बोलता है वो करके रहता है, इसीलिए वो मुंह बनाते हुए केबिन से बाहर निकलते हुए बोला, खड़ूस कहीं का। सौरभ के बोलने पर आदित्य कोई रिएक्ट नहीं करता। सौरभ के जाते ही आदित्य चेयर पर टिककर आंखें बंद कर लेता है। आंखें बंद होते ही उसे काव्या का चेहरा दिखने लगता है। काव्या की याद आते ही आदित्य के होठों पर सुकून भरी मुस्कुराहट आ जाती है। इधर काव्या गार्डन में बैठकर माया से बात कर रही थी। माया से अब जैसे उसकी दोस्ती सी होने लग गई थी। काव्या माया को देखते हुए पूछती है, क्या आप रॉकी को पहले से जानती हैं? माया एकदम से हड़बड़ाते हुए कहती है, नो मैम, मैं तो सर से उसी वक्त मिली जब आप लोग मसूरी आए। काव्या कुछ देर सोचती है, फिर माया को देखने लगती है। माया काव्या से नज़रें चुराने लगती है। काव्या कुछ देर माया को देखती है, फिर कहती है, शायद हमें ही कोई गलतफहमी हो गई। इस पर माया कुछ नहीं बोलती। काव्या एकदम से पूछती है, आपके घर में कौन कौन है? माया अपना सिर झुकाए धीरे से कहती है, पापा थे पर कुछ महीने पहले ही उनकी डेथ हो गई। अब मैं बस अकेली हूँ। काव्या दुखी होकर माया को देखने लगती है। तभी अचानक अनुराग वहाँ आ जाता है। उसे देखकर काव्या को थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि अनुराग ने अपने दोनों हाथों को पीछे छुपा रखा था। काव्या अनुराग को देखती है। अनुराग मुस्कुराते हुए कहता है, भाभी, मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ। काव्या अपनी जगह से खड़ी होकर पूछती है, क्या? अनुराग अपने हाथों को आगे करता है। अनुराग के हाथों में एक बड़ी सी चॉकलेट थी। चॉकलेट देखते ही काव्या के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वो एकदम से आगे बढ़कर चॉकलेट लेकर कहती है, ये तो हमारा फेवरेट है। अनुराग प्राउड वाली स्माइल लिए काव्या को देखता है। काव्या अनुराग को देखते हुए कहती है, आपको कैसे पता कि ये मेरी फेवरेट है? अनुराग स्टाइल वाला लुक देते हुए बोलता है। अनुराग सिंघानिया को सब पता चल जाता है, ऐसे ही मैं इतना फेमस थोड़ी हूँ। काव्या बस मुस्कुरा देती है। अनुराग काव्या का हाथ पकड़कर कहता है, चलिए ना भाभी, अंदर चलते हैं, बाहर ठंड लग रही है। काव्या माया की तरफ देखती तो वो वहाँ नहीं थी, वो जा चुकी थी। काव्या अनुराग के साथ अंदर चली जाती है।
अनुराग काव्या को अपने कमरे में लेकर जाता है और बेड पर बिठाकर खुद भी बैठ जाता है। काव्या बस उसे देख रही थी। अनुराग काव्या का हाथ पकड़कर सीरियस होकर पूछता है, भाभी मुझे आपसे कुछ पूछना है। काव्या घूरते हुए देखकर कहती है, वो तो इसलिए आपने मुझे पहले ही रिश्वत दे रखी है। अनुराग एक नज़र चॉकलेट को देखता है, फिर काव्या को देखते हुए कहता है, नहीं भाभी, ये तो बस मैं बाहर गया था तब दिख गई तो ले आया, और मैंने आपके मुंह से भी सुना था कि आपको ये पसंद है। काव्या मुस्कुराते हुए कहती है, अच्छा ठीक है, आपको जो पूछना है पूछिए। अनुराग दूसरी तरफ नज़र करके कहता है, वो भाभी मेरा एक दोस्त है, वो कुछ दिन पहले एक लड़की से मिला था। वो जब से उससे मिला उसे बस हर वक्त वही लड़की का चेहरा दिखता रहता है। वो समझ नहीं पा रहा कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। काव्या अनुराग की बातों को गौर से सुनकर एकदम से मुस्कुरा देती है। काव्या अनुराग के चेहरे को अपनी तरफ करते हुए कहती है, अच्छा तो हमारे देवर जी को अपने दोस्त की बहुत फिक्र हो रही है। तो सुनिए, आप अपने दोस्त से कहिए कि उनके दिल में वो लड़की कब्जा जमा चुकी है और अब उनके दिल को काबू करना बहुत मुश्किल है। इतना बोलते ही काव्या उठकर जाने लगती है और फिर पीछे मुड़कर मुस्कुराते हुए कहती है, देवर जी जल्दी से हमारी देवरानी को ढूंढ कर ले आइए, वरना आप यूं ही अपने दोस्त का बहाना बनाते हुए रह जाएंगे। अनुराग एकदम से हैरान होकर काव्या को देखने लगता है। वहीं काव्या कमरे से निकल जाती है। काव्या के जाते ही अनुराग धीरे से बोलता है, इसका मतलब सपना मेरे दिल में बस चुकी है। कहते हुए अनुराग परेशान सा हो जाता है। इधर आदित्य दरवाज़ा खोल जैसे ही कमरे में आता है, इसकी नज़र सीधे बेड पर आराम से बैठकर चॉकलेट खा रही काव्या पर पड़ती है। काव्या को देखते ही आदित्य उसके पास जाकर बैठ जाता है। आदित्य को देखकर काव्या चॉकलेट खाते हुए कहती है, आप इतनी जल्दी क्यों चले गए? आपको पता है मैं हर जगह आपको ढूंढ रही थी। आदित्य की नज़र तो बस काव्या के क्यूट चेहरे पर जाकर ठहर गई। खाते वक्त काव्या के होठों पर चॉकलेट लग गई थी। आदित्य को यूं खुद को देखता पाकर काव्या चॉकलेट को उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहती है, आपको भी खानी है? आदित्य एक नज़र चॉकलेट को देखता है और फिर काव्या को देखते हुए कहता है, हाँ लेकिन ऐसे नहीं। काव्या कंफ्यूज होकर कहती है, ऐसे नहीं तो फिर कैसे? चॉकलेट खाने का तो यही तरीका होता है। आदित्य एकदम से काव्या की तरफ झुककर उसके होठों पर अपने होठ रख देता है। काव्या की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। आदित्य काव्या के निचले होठों को लिक करने लगता है। काव्या की हाथों से चॉकलेट छूटकर नीचे गिर जाता है और वो अपने हाथों को आदित्य के कंधे पर रख देती है। काव्या की आंखें अब धीरे धीरे बंद हो जाती हैं। आदित्य काव्या के होठों को बहुत सॉफ्टली किस करने लगता है। काव्या की पकड़ आदित्य के कंधे पर कसती जा रही थी। कुछ देर तक आदित्य काव्या को ऐसे ही किस करते रहता है और फिर उसके होठों को आज़ाद करते हुए कान के पास जाकर धीरे से कहता है, ये चॉकलेट खाने का सही तरीका है। काव्या आदित्य की सांसों को महसूस कर सिहर उठती है। आदित्य अब काव्या से थोड़ा दूर होकर उसे देखने लगता है। काव्या धीरे से अपनी आंखें खोलती है और आदित्य को देखने लगती है। आदित्य को देखते ही काव्या शर्म से नजरें झुका लेती है। इधर रुखसार की तबीयत अचानक खराब होने से विशाखा सौरभ को चेक करने के लिए कहती है। सौरभ उसे चेक कर ही रहा था कि तभी विशाखा वहां से ये बोलकर चली जाती हैं कि पृथ्वीराज उन्हें बुला रहे हैं। सौरभ कुछ देर चेक करने के बाद जाने लगता है कि रुखसार उसका हाथ पकड़ लेती है। सौरभ पीछे पलटकर देखता है तो वो रुखसार सौरभ की आंखों में देखते हुए कहती है, हमने आपको बहुत दर्द दिया है ना? सौरभ हैरानी से रुखसार को देखने लगता है। इधर काव्या शर्मा ही रही थी कि उसे कुछ याद आता है। वो साइड में देखती है तो चॉकलेट गिरने की वजह से बेडशीट पर लग चुकी थी। फिर आदित्य की तरफ देखती है तो उसने जो कंधे पर पकड़ा हुआ था उसमें भी चॉकलेट लग चुकी थी। काव्या जल्दी से अपने हाथों को हटाती है और मुंह बनाते हुए कहती है, आपने सब कुछ गंदा करवा दिया। कितनी अच्छी बेडशीट थी, अब इसे भी हटाना पड़ेगा। आदित्य एक नज़र बेडशीट पर डालता है, फिर काव्या को देखता है। काव्या अब फिर से चॉकलेट खाने लगती है। आदित्य काव्या से चॉकलेट छीनकर डस्टबिन में डाल देता है। काव्या का मुंह देखने लायक हो जाता है। काव्या झल्लाते हुए कहती है, ये आपने क्या किया? आदित्य अपनी जगह से उठकर जवाब देता है, ज़्यादा चॉकलेट खाना सेहत के लिए ठीक नहीं है। काव्या बच्चों जैसा मुंह बनाते हुए कहती है, पर हमने तो सिर्फ 5 बाइट्स ही लिए थे। इस बार आदित्य कुछ नहीं बोलता। कबर्ड से एक बेडशीट निकालकर काव्या को थमा देता है और खुद वॉशरूम चला जाता है। काव्या आदित्य को देखते हुए मुंह बनाकर कहती है, खड़ूस कहीं के, इतने दिन बाद चॉकलेट खाने को मिला था वो भी फेंक दिया। चॉकलेट नहीं खाते इसीलिए इतने कड़वे हो गए हैं। बोलते हुए काव्या बेडशीट को चेंज कर देती है। आदित्य भी अब तक चेंज करके आ जाता है। वो सीधे सोफे पर जाकर टिक कर बैठे हुए आंखें बंद कर लेता है। उसे ऐसे देखकर काव्या उठकर सीधे आदित्य की गोद में बैठ जाती है और उसके सीने पर सिर रख देती है।
आदित्य काव्या को कमर से पकड़ लेता है। अब भी आदित्य उसी पोजीशन में आंखें बंद किए था। काव्या धीरे से कहती है, आप प्लीज़ एक बार दादी से बात कर लीजिए ना। आदित्य आंखें बंद करते हुए ही काव्या के माथे को चूम लेता है और कहता है, तुम ही क्यों बात नहीं कर लेती? अगर तुम दादी को रुखसार को यहाँ लाने के लिए मना सकती हो तो इसके लिए भी तो मना सकती हो। काव्या अपने हाथों को आदित्य के सीने पर रखकर कहती है, मैंने कोशिश की थी लेकिन उन्होंने हमें बीच में आने से मना कर दिया। आदित्य झट से बोलता है, मना तो मैंने भी किया था ना, फिर भी तुमने रुखसार को यहाँ बुला लिया। काव्या आदित्य को देखती है जो बिल्कुल शांति से आंखें बंद किए था। काव्या की नज़रों की तपिश का एहसास होते ही आदित्य आंखें खोलता है और काव्या के गाल पर हाथ रखते हुए कहता है, और एक बार कोशिश करके देख लो। आदित्य की बात सुनकर काव्या मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला देती है तो आदित्य काव्या को बाहों में कसकर भर लेता है। इधर रुखसार के अचानक ऐसा कहने से सौरभ एकदम से हैरान रह जाता है, क्योंकि उसने कभी रुखसार से आज तक बात नहीं की थी। अनजाने में टकराए ज़रूर थे लेकिन कभी दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई थी। रुखसार सौरभ को देखते हुए कहती है, हमें सच में पता नहीं था कि हमारे यहाँ आने से आपको इतनी तकलीफ होगी। अगर पता होता तो हम कभी नहीं आते। सौरभ बिल्कुल सुन पड़ जाता है, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आता कि रुखसार को ये सब कैसे पता चला। रुखसार आगे कहती है, हम कल टेरेस पर खुली हवा में सांस लेने के मकसद से गए थे। तभी हमने आपके दर्द को सुना जो आप आदि भाई के सामने जाहिर कर रहे थे। हमें ये बिल्कुल नहीं पता था कि आप हमसे कब से प्यार करते हैं, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि आप जिस रुखसार से प्यार करते थे वो मर चुकी है। सौरभ की आंखों में एकदम से दर्द उभरने लगता है। रुखसार ने अब भी सौरभ का हाथ पकड़ा हुआ था। रुखसार फिर से कहती है, हमारे एक गलत फैसले ने पता नहीं कितनों को ही दर्द पहुंचा दिया। दादी, बड़ी माँ, छोटी माँ, बड़े पापा, छोटे पापा, रूह दी, रूमा दी, अनुराग, रूहान, अर्जुन और आप तो हमारे दर्द का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। सौरभ बस एक टक रुखसार को देख रहा था, वहीं रुखसार भी सौरभ की आंखों में देखते हुए बोल रही थी। रुखसार अपने दर्द को जाहिर करते हुए कहती है, मेरी ज़िंदगी अब ख़त्म हो चुकी है। मेरा प्यार मर चुका है, जो हैवान से कम नहीं था। मैं खूबसूरत ज़िंदगी जीने के मकसद से उसके पास गई थी, लेकिन मैं ये भूल गई कि इतने लोगों को दर्द देकर खुद कभी खुश नहीं रह सकती। मेरे साथ जो हुआ वो मैंने खुद अपने लिए चुना था। रुखसार दोनों हाथों से सौरभ के हाथों को पकड़कर कहती है, रुखसार मर चुकी है। अब आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए, अपने अकेलेपन को दूर कीजिए। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से आप ऐसे दर्द में जिए। अगर मेरे यहाँ होने से आपकी बढ़ती हुई ज़िंदगी ठहर गई है तो मैं यहाँ से हमेशा के लिए बहुत दूर चली जाऊंगी और कभी वापस नहीं आऊंगी। रुखसार के ये बोलने से सौरभ को ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसके सीने पर खंजर चुभा दिया हो। अब फिर एक बार रुखसार से दूरी सौरभ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। रुखसार अब सौरभ का हाथ छोड़ देती है और अच्छे से लेटते हुए कहती है, बहुत रात हो गई है, हमें लगता है आपको जाकर सो जाना चाहिए। रुखसार के इतने बोलते ही सौरभ तेज कदमों से वहां से चला जाता है। सौरभ के जाते ही रुखसार दरवाजे की तरफ देखती रहती है। इधर काव्या अरुणी देवी से बात कर रही थी। अरुणी देवी काव्या की बातों को बिल्कुल भी नहीं मान रही थी। वो एकदम से कड़क आवाज में कहती हैं, काव्या, बहस करके कोई फायदा नहीं है। रुखसार मान चुकी है और इस पर कोई बहस नहीं होगी। काव्या का मायूस सा चेहरा बन जाता है। वो फिर से बोलने की कोशिश करती है, दादी आप मेरी। काव्या के इतना बोलते ही अरुणी देवी बीच में कहती हैं, काव्या, हमें आपसे और बहस नहीं करनी, आप जाइए और जाकर सो जाइए। काव्या मायूस होकर कमरे से निकल जाती है। उसके जाते ही अरुणी देवी मुस्कुराते हुए कहती हैं, बिल्कुल कावी पर गई है, एकदम जिद्दी। उधर काव्या आदित्य के पास जाकर कहती है, हमने कहा था ना वो नहीं मानेंगी। आदित्य फ़ोन में बिजी होकर लापरवाही में कहता है, अब इसमें मैं क्या करूं? काव्या गुस्से से घूरते हुए आदित्य को देखती है और एकदम से बेड पर चढ़कर फ़ोन छीनकर फेंक देती है। आदित्य आईब्रो सिकोड़ते हुए काव्या को देखता है। वहीं काव्या अपने मुंह पर दोनों हाथ रख फ़ोन को देखती है। काव्या डरते हुए आदित्य को देखती है, फिर बेड से नीचे उतरकर फ़ोन को उठा लेती है तो हैरान रह जाती है। फ़ोन पर एक खरोच तक का निशान नहीं था। काव्या ने बहुत ज़ोर से फ़ोन को फेंका था, इसके बावजूद वो फिर भी बिल्कुल ठीक था। फ़ोन भले ही नहीं टूटा, लेकिन अब काव्या को आदित्य के पास जाने से डर लग रहा था। काव्या दूर खड़ी आदित्य को देखती है। आदित्य, इधर आओ। काव्या अपना सिर ना में हिलाते हुए कहती है, नहीं, आप मुझे डांटेंगे। आदित्य घूरते हुए काव्या को देखता है तो काव्या जल्दी से आदित्य के पास जाती है और सिर झुकाए आदित्य को फ़ोन बढ़ा देती है। आदित्य अपना फ़ोन लेते हुए बोलता है, ये क्या हरकत थी? काव्या धीरे से बोलती है, सॉरी। आदित्य काव्या के हाथ को पकड़ खींच लेता है, जिससे काव्या सीधे उसके ऊपर गिर जाती है। आदित्य काव्या के बालों को चेहरे से हटाते हुए कहता है, अपना ये बचपना कब छोड़ोगी तुम?
काव्या बस चुपचाप आदित्य को देखती रहती है। आदित्य एकदम से काव्या को नीचे करके खुद ऊपर आ जाता है। काव्या की धड़कन एकदम से तेज हो जाती है। आदित्य एकटक काव्या को देखने लगता है। काव्या भी बस आदित्य की आंखों में पूरी तरह से खो जाती है। कुछ देर तक दोनों की नजरें एक दूसरे में ही ठहर जाती हैं। आदित्य नजरें हटाते हुए साइड में लेट काव्या को बाहों में भरकर आंखें बंद कर लेता है। अगली सुबह काव्या अपनी नजरें इधर उधर घुमाते हुए विशाखा जी से कहती है, माँ आज रुखसार नहीं दिख रही। विशाखा जी दुखी होकर कहती हैं, माँ रुखसार को लेकर हॉस्पिटल गई हैं उसका एबॉर्शन करवाने के लिए। ये सुनते ही काव्या के चेहरे पर दुख नजर आता है। वो बुझे मन से कमरे में चली जाती है। वहीं आदित्य बैल्कनी में खड़ा होकर कॉल पर बात कर रहा था। रिपोर्ट को बदल दो और हाँ, दादी को ये पता नहीं चलना चाहिए। उधर से आवाज़ आती है, जैसा आपने कहा है हम कर देंगे। आदित्य कॉल कट करके कमरे में आता है तो देखता है काव्या उदास होकर बैठी हुई थी। उसको इतना उदास देखकर आदित्य काव्या के सामने जाकर बैठ जाता है। आदित्य काव्या को देखते हुए पूछता है, क्या हुआ? काव्या आदित्य को देखती है। एकदम से उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो कहती है, मेरी वजह से एक मासूम की जान चली गई। आपने मुझे मना किया था, फिर भी मैंने आपकी बात नहीं मानी। मैं बहुत बुरी हूँ। मेरी वजह से रुखसार अपनी कोख में पल रहे बच्चे से दूर हो रही है। आदित्य काव्या के आंसुओं को पोंछता है और गले लगा लेता है। काव्या गले लगते ही सिसकते हुए रोने लगती है। आदित्य बस शांत होकर उसे गले लगाए रहता है। कुछ देर में काव्या का सिसकना बंद हो जाता है। आदित्य काव्या से अलग होकर नरमी से कहता है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, शाम को मिलते हैं। काव्या बस हाँ में सिर हिला देती है तो आदित्य काव्या के माथे को चूम कर कहता है, अपना ख्याल रखना। काव्या फिर एक बार हाँ में सिर हिला देती है। आदित्य उठकर कमरे से निकल जाता है। इधर अनुराग कैफे में बैठा अपनी ही सोच में डूबा था कि उसे एक बच्ची की आवाज़ आती है, अंकल। अनुराग अपनी सोच से बाहर आकर उस बच्ची को देखता है तो एकाएक उसके मुंह से निकलता है, अनु। अनु अनुराग के पास वाली चेयर पर बैठकर कहती है, हाँ मैं ही हूँ। आपको मैं कब से बुला रही थी पर आप तो मेरी बात सुन ही नहीं रहे थे। अनुराग कुछ सोचते हुए बोलता है, आप अकेली आई हैं? अनु एकदम से बोलती है, नहीं मैं मम्मा के साथ आई हूँ। ये सुनते ही अनुराग का दिल जोरों से धड़कने लगता है। अनुराग अपने आप को संभालते हुए अनु से पूछता है, अनु आपके पापा कहाँ हैं? अनु मासूमियत से कहती है, मम्मा कहती हैं कि पापा गॉड के पास हैं। अनुराग अनु के चेहरे को देखने लगता है जो बिल्कुल सपना से मैच करता था। उसकी आंखें और होठ बिल्कुल सपना की ही तरह थे। कुछ देरी तक दोनों बात करते हैं तभी सपना आकर अनु को देखकर चिंता करते हुए कहती है, अनु बच्चा, हमने आपसे कहा था ना कि आप एक जगह पर बैठी रहेंगी। सपना ने अब तक अनुराग पर ध्यान नहीं दिया था। वहीं अनुराग तो सपना के सुंदर चेहरे पर ही खो गया जिस पर अनु के लिए फिक्र साफ दिख रही थी। सपना ने अनारकली सूट पहना था। अनु कहती है, मम्मा मैं एक ही जगह बैठी थी लेकिन तभी मुझे अंकल दिख गए तो मैं इनके पास आ गई। सपना की नज़र अब अनुराग पर चली जाती है। सपना तो अपनी तरफ देखता पाकर अनुराग अपनी नज़रें अनु की तरफ करता है। सपना एकदम से कहती है, आप यहाँ? अनुराग सपना को देखते हुए कहता है, मैं इसी शहर में रहता हूँ। सपना चेयर पर बैठते हुए कहती है, अच्छा हुआ कि आप मिल गए, वरना हम तो यहाँ किसी को जानते तक नहीं। हम 2 दिन पहले ही यहाँ आए हैं। अनुराग मुस्कुराते हुए, वही मैं सोचूं कि मैंने इससे पहले आपको कभी देखा क्यों नहीं। जवाब में सपना बस मुस्कुरा देती है। दोनों कुछ देर बातें करते हैं तभी अचानक अनुराग बोलता है, आप दोनों यहाँ अकेली रहती हैं? सपना जवाब देती हैं, जी नहीं, माँ पापा भी हमारे पास रहते हैं। वैसे ही बातें करते रहने के बाद सपना अनु को लेकर चली जाती है। अनुराग बस सपना को देखता रहता है। तभी उसे पीछे से रोहान की आवाज़ आती है, ब्रो आपको नहीं लगता आप गलत लड़की के लिए फीलिंग्स को जगने दे रहे हो? अनुराग रोहान को देखकर हड़बड़ा सा जाता है। रोहान साइड चेयर पर बैठकर कहता है, वो लड़की एक बच्ची की माँ है जिसे दादी कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगी। अनुराग एकदम से उठकर अपनी आंखों में गॉगल्स लगाता है और कैफे से बाहर निकलने लगता है। रोहान भी उठकर उसके पीछे चला जाता है। इधर एक अंधेरे कमरे में एक लड़की को कुर्सी से बांधा हुआ था। उसके ऊपर एक छोटा सा बल्ब जल रहा था जिससे उसके चेहरे पर लगी चोटें साफ दिख रही थी। वो लड़की किसी के जूतों की आहट से अपनी आंखें धीरे धीरे खोलती है। सामने खड़ा इंसान अंधेरे में अच्छी तरीके से नहीं दिख रहा था। वो लड़की सामने खड़े आदमी को देखने की नाकाम कोशिश करती है। तभी वो आदमी आगे आकर उस लड़की के थोड़ी दूर पर चेयर पर बैठ जाता है। उसको देखते ही लड़की के मुंह से एकाएक आवाज़ निकलती है, आदित्य तुम? आदित्य सामने डार्क ऑरा लिए बैठा था। टीना एकदम से उस लड़की के बाल पकड़ लेती है। वो लड़की रोते हुए कहती है, आदित्य
तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा जो तुम मुझे पिया की शादी से किडनैप करके यहाँ लेकर आ गए? वहीं उस लड़की के कुछ दूरी पर दूसरी लड़की चिल्लाते हुए कहती है, ये तो तुम्हें जानती भी है, लेकिन मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं। आखिर तुमने मुझे क्यों किडनैप किया? उस लड़की के सामने खड़ी माया जोर से उसे थप्पड़ मारते हुए कहती है, सर तुम्हारे कोई दोस्त नहीं है जो तुम उन्हें उनके नाम से बुला रही हो। वो लड़की माया को गुस्से से घूरती है। माया ये देखकर और एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ देती है। उस लड़की के होंठों से खून बहने लगता है। आदित्य रौबदार आवाज में कहता है, इनकी दर्द भरी आवाजें मुझे बाहर तक सुनाई देनी चाहिए। इतना बोलते ही आदित्य निकल जाता है। इधर माया और टीना एक दूसरे को देखती हैं और डेविल स्माइल देते हुए उनके सामने बैठ जाती हैं और बॉडीगार्ड को कुछ इशारा करती हैं। बॉडीगार्ड वहां पर दोनों के लिए पाइप लाते हैं। माया और टीना दोनों लड़कियों के ऊपर बहुत ज़्यादा ठंडा पानी उस पाइप के द्वारा डालने लगती हैं। सर्दी के मौसम में ठंडा पानी शरीर पर पड़ने से दोनों लड़कियां ठंड से कांपने लगती हैं। कुछ देर तक ठंडा पानी डालने के बाद उन्हें पैरों पर उबलता हुआ गर्म पानी डाल देती हैं। दोनों की ही दर्द से बड़ी चीख निकल जाती है जो कमरे में गूंज उठती है। बाहर खड़ा आदित्य चीख सुनते ही वहां से आगे बढ़ जाता है। रॉकी आगे आकर कार का दरवाज़ा खोलता है। आदित्य कार में सीधे बैठ जाता है। इधर टीना और माया अब कमरे से बाहर आ गई थी। रॉकी एक नज़र माया को देखकर कार में बैठ जाता है। कार एकदम से चल पड़ती है। टीना माया को देखते हुए कहती है, अब तक तुम दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं हुआ? माया टीना को देखते हुए कहती है, तुझे तो पता है ना यार, उस दिन रॉक के इल्ज़ाम लगाने के बाद उसने कॉलेज ही छोड़ दिया। मैंने उसे कितना कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसने एक बार भी मुझे मुड़कर नहीं देखा। टीना माया के कंधे पर हाथ रखकर कहती है, रॉकी को एक बार तुझसे बात करनी चाहिए थी। अगर वो बात करता तो आज तुम दोनों साथ होते। माया अपने कदम बढ़ाते हुए कहती है, छोड़ो, अब जो बीत चुका है उसे याद करके क्या करेंगे। माया को यूं जाता देखकर टीना एकदम से उसके आगे आती है और माया को देखते हुए कहती है, माया, रॉकी की आंखों में अब भी तेरे लिए प्यार दिखता है। माया टीना को देखती है और फीकी मुस्कान देते हुए कहती है, कैसा प्यार? अब हमारा प्यार मर चुका है, वो मुझे भूलकर बहुत आगे बढ़ चुका है टीना। इधर हॉल में काव्या विशाखा जी से बातों में पूरी मग्न थी। दोनों ही एक दूसरे में गुम थे कि तभी अरुणी देवी कुछ नाराजगी और गुस्से के भाव लिए हॉल से होती हुई कमरे में चली जाती हैं। उनके पीछे बाला भी सिर झुकाए चला जाता है। काव्या और विशाखा जी ये देखकर उठकर खड़ी हो जाती हैं। दोनों की नज़रें अरुणी देवी के कमरे की तरफ ही थीं। काव्या कुछ सोचते हुए पीछे पलटती है तो उसे बाहर से रुखसार आती हुई दिखती है। रुखसार को देखते ही काव्या जल्दी से उसके सामने जाकर पूछती है, रुखसार, क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? रुखसार झटके से काव्या के गले लग जाती है। उसके ऐसे करने से काव्या अवाक सी रह जाती है। विशाखा जी भी रुखसार के पास जाकर फिक्र से कहती हैं, रुखसार, आप ठीक तो है ना? रुखसार काव्या को ऐसे ही गले लगाए धीमे से कहती है, भाभी, मेरे बच्चे को कुछ नहीं हुआ, वो मेरी कोख में सुरक्षित है, उसे कुछ नहीं हुआ। रुखसार काफ़ी उत्साहित सी बार बार एक ही बात को दोहरा रही थी। ये सब सुनकर तो काव्या का दिल जिस बोझ में था वो पल भर में खत्म हो गया। काव्या रुखसार को अपने से अलग करके नम आंखों में खुशी लिए कहती है, क्या आप सच कह रही हैं? रुखसार अपने सिर को हाँ में हिलाते हुए बड़ी खुशी में कहती है, हाँ भाभी, ये सच है, मेरी कोख सूनी नहीं रही भाभी। विशाखा जी रुखसार के एकदम से गले लग जाती हैं। रुखसार की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। वो कहती है, बड़ी माँ, मेरे बच्चे को कुछ नहीं हुआ, वो ठीक है। इधर हॉल में हो रही सभी घटनाओं को सौरभ दूर खड़ा देख रहा था। काफ़ी देर तक वो रुखसार की खुशियों को देखता है, फिर अपने कमरे में चला जाता है। गार्डन में बेंच पर तनसच की गोद में उसके सीने पर सिर रखकर रूहानी बैठी थी। रूहानी के हाथ तनसच के गले से लिपटे हुए थे। गार्डन में चारों तरफ खामोशी बिखरी थी। ये वही गार्डन था जहां तनसच और रूहानी हमेशा वक्त बिताया करते थे। रूहानी को तनसच एकटक देखे जा रहा था। रूहानी तनसच की आंखों में देखते हुए कहती है, ऐसे क्या देख रहे हो? तनसच रूहानी को बाहों में कसते हुए कहता है, तुम्हें अपनी आंखों में बसा रहा हूँ रूह। एक हफ्ते के लिए मैं तुम्हें इतने करीब देख जो नहीं पाऊंगा। रूहानी कन्फ्यूजन से तनसच को देखते हुए कहती है, क्या मतलब है तुम्हारा? तनसच रूहानी को आंखों में देखते हुए कहता है, मैं एक हफ्ते के लिए लंदन जा रहा हूँ रूह, बिजनेस मीटिंग पर। रूहानी जो आराम से बैठी थी वो झटके से उठकर थोड़ी तेज आवाज़ में कहती है, लंदन कब से? तनसच एकदम से कहता है, कल सुबह ही निकलना है। रूहानी तनसच की गोद से उठकर सीधे तेज कदमों से जाने लगती है। तनसच भी उसके पीछे जाकर उसका हाथ पकड़ लेता है और झटके से खींच लेता है। रूहानी सीधे तनसच के सीने से टकरा जाती है। तनसच रूहानी का चेहरा देखता है जो उससे बहुत नाराज लग रहा था।
रूहानी अपने आप को छुड़ाकर नाराजगी से कहती है, तुम मुझसे दूर जा रहे हो और अब बता रहे हो कि कल तुम जाने वाले हो। तनसज समझाते हुए कहता है, रूह, मुझे खुद कुछ ही घंटे पहले पता चला। रूहानी अब भी नाराजगी से तनसज को देखती है तो तनसज रूहानी के हाथ को पकड़कर घुमाते हुए पीछे से गले लगा लेता है और बिल्कुल उसके कान के पास जाकर धीरे से कहता है, मुझे भी तुमसे दूर जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा रूह, लेकिन मेरे लिए ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए प्लीज़ ऐसे नाराज़ मत हो। रूहानी भी धीरे से बोलती है, तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते, इसीलिए बस मुझसे दूर जाने की बात करते रहते हो। रूहानी की बात सुनकर तनसज झटके से उसे पलटकर देखने लगता है। रूहानी ने सिर झुका रखा था। तनसज रूहानी की चिन को पकड़कर ऊपर करता है तो देखता है रूहानी की आंखें नम थीं। तनसज रूहानी के चेहरे को दोनों हाथों से पकड़ लेता है, थोड़ा झुककर उसके माथे को चूम लेता है और कहता है, आई लव यू रूह, अगर मुझे अपना प्यार साबित करने के लिए मरना भी पड़े ना तो मुझे मंजूर है, मैं मीटिंग को कैंसिल करवा देता हूँ। रूहानी तनसज की आंखों में देखने लगती है जिसमें उसके लिए ढेर सारा प्यार दिख रहा था। रूहानी इसकी आंखों में देखते हुए कहती है, आई एम सॉरी तंश, तुम प्लीज़ अपनी मीटिंग कैंसिल मत करो, बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। तनसज एकदम से कहता है, तुमसे ज़्यादा नहीं। फिर एक बार रूहानी तनसज की आंखों में देखने लगती है। रूहानी तनसज के सीने से लग जाती है और धीरे से बोलती है, अगर तुमने मीटिंग कैंसिल की तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। ये सुनते ही तनसज का बुरा सा मुंह बन जाता है। वो कहता है, रूह, ये गलत है, तुम ही मुझे रोक रही थी और अब रुकने की बात ना करने की धमकी दे रही हो। रूहानी तनसज की शर्ट पर अपने हाथ कसते हुए कहती है, हाँ, क्योंकि मेरा तंश मेरे सपने के बीच नहीं आ रहा तो मैं क्यों आऊँ। फिर थोड़ा रुक कर कहती है, आई विल मिस यू सो मच तंश। तनसज रूहानी पर पकड़ मजबूत करते हुए कहता है, आई विल मिस यू टू। शाम हो चुकी थी। आदित्य अरुणी देवी के कमरे में शांति से खड़ा हुआ था। अरुणी देवी बहुत नाराज़गी से कहती हैं, ऐसा क्यों किया आपने आदि, आप हमारे फैसले के बीच दखल कैसे दे सकते हैं। आदित्य धीरे से अपने कदम बढ़ाते हुए अरुणी देवी जहाँ बैठी होती हैं उनके नीचे बैठ जाता है और उनकी गोद में अपना सिर रख लेता है। अरुणी देवी काफ़ी असमंजस में देखने लगती हैं। आदित्य बोलता है, हम ना कभी आपके फैसले के खिलाफ गए थे, ना ही गए हैं और ना ही कभी जाएंगे। हम बस आपको गलत करने से रोक रहे थे दादी। हमें पता है वो बच्चा आपके दुश्मन का है, लेकिन खून कोई मायने नहीं रखता दादी, संस्कार मायने रखते हैं और हमें पता है कि हमारी दादी के संस्कार बहुत ही अच्छे हैं। अरुणी देवी आदित्य के बालों पर हाथ फेरते हुए शांति से कहती हैं, हमें आपकी यही बात बहुत पसंद है। आप जो भी करते हैं हमारे लिए कभी हानि नहीं होती। हम अपने दुश्मनी की पट्टी आंखों पे लगाए बैठे थे, इसलिए हमें ये दिखा ही नहीं कि मासूम बच्चे को कोख में मारना कितना बड़ा अपराध है, और अगर हम ऐसा करते तो रुखसा की नज़र में गिरे रहते। एक बार आदित्य कुछ नहीं कहता। दोनों के बीच बिल्कुल शांति छा जाती है। कुछ देरी तक ऐसे ही रहने के बाद अरुणी देवी कुछ सोचते हुए पूछती हैं, आदि, आप अपने और काव्या के रिश्ते को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ना। आदित्य ये सुन खड़ा हो जाता है और अरुणी देवी को देखते हुए हाँ में सिर हिलाते हुए कहता है, हम कोशिश कर रहे हैं। अरुणी देवी बस मुस्कुरा देती हैं। आदित्य वहाँ से निकल जाता है। कमरे में जाकर देखता है तो काव्या बेड पर बैठी हुई थी। आदित्य कमरे के अंदर जाता है। काव्या उसे देखने लगती है। आदित्य कपड़े निकालकर वॉशरूम चला जाता है और कुछ देर बाद बाहर आता है। काव्या बस एक टक आदित्य को ही देख रही थी। आदित्य अपने लैपटॉप को निकालकर सोफे पर जाकर बैठ जाता है। काव्या कुछ देर तक तो आदित्य को ऐसे ही देखती रहती है। फिर कुछ सोचते हुए बेड से उठकर सोफे पर जाकर आदित्य के थोड़ा दूर जाकर बैठ जाती है। आदित्य की नज़रें अब भी लैपटॉप पर थीं। काव्या एक नज़र लैपटॉप को देखती है, फिर आदित्य को देखते हुए कहती है, आप ऑफिस क्या करने जाते हैं। काव्या का ऐसा सवाल सुन आदित्य अपने हाथ रोक काव्या को देखने लगता है। काव्या आंखों से जवाब देने का इशारा करती है। आदित्य फिर से अपने लैपटॉप पर नज़र गड़ाए हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं ऑफिस किस लिए जाता हूँ। काव्या कहती है, ऑफ कोर्स काम करने के लिए। आदित्य भी तुरंत कहता है, पता होते हुए भी इतनी बकवास सा सवाल क्यों। काव्या उठकर लैपटॉप को बंद कर देती है। आदित्य घूरते हुए उसे देखने लगता है तो काव्या कहती है, क्योंकि आप हर वक्त इस लैपटॉप को पकड़कर बैठ जाते हैं, आपको कभी मन नहीं करता कि मुझे लेकर कहीं बाहर जाएं। आदित्य कंफ्यूज सा काव्या को देखने लगता है। आदित्य के ऐसे एक्सप्रेशंस देखकर काव्या का तो दिमाग ही खराब हो जाता है। वो लैपटॉप को फिर से खोलती है। हमेशा अनरोमांटिक ही रहेंगे, ये कहते हुए काव्या आदित्य से नज़रें फेरकर बेड पर बैठ जाती है और कंबल ओढ़कर लेट जाती है। आदित्य तो बेचारा काव्या को देखता रहता है। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर काव्या के कहने का और ऐसा करने का मतलब क्या था। अब तक उसे ये समझ नहीं आया कि आखिर ऐसा उसने क्या कर दिया कि उसकी वाइफ ने उसे अनरोमांटिक बोल दिया।
कुछ देर तक ऐसे ही काव्या को देखते रहने के बाद आदित्य सिर झटकते हुए लैपटॉप पर काम करने लगता है। इधर टेरेस पर रुखसार अपने आने वाले वक्तों के बारे में सोच रही थी। तभी सौरभ उसके पास खड़ा होकर रेलिंग को पकड़कर खड़ा हो जाता है। रुखसार एक नज़र सौरभ को देखकर सामने देखने लगती है। दोनों के बीच बिल्कुल शांति थी। रुखसार खामोशी को चीरते हुए कहती है, तो आपने क्या फैसला लिया? सौरभ सामने की ओर देखते हुए कहता है, मैंने आगे बढ़ने का फैसला ले लिया। रुखसार सौरभ को देखने लगती है। कुछ देर शांत रहने के बाद सौरभ फिर से कहता है, सिर्फ तुम्हारे साथ। रुखसार की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। सौरभ रुखसार की तरफ मुड़कर घुटनों के बल बैठ जाता है और रुखसार के एक हाथ को पकड़कर कहता है, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। मैं अब और तुमसे दूर नहीं रह सकता। आई लव यू रुखसार। रुखसार सौरभ से हाथ छुड़ाकर एक कदम पीछे हो जाती है। वो अपने पेट पर हाथ रखकर कहती है, मेरी कोख में किसी और का बच्चा है, मैं किसी और की बन चुकी हूँ। सौरभ घुटनों से एक कदम बढ़ाकर रुखसार के पेट को चूम लेता है और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, मुझे तुमसे जुड़ी हर एक चीज़ मंजूर है, चाहे तुम्हारी कोख में किसी और का ही बच्चा क्यों ना हो। रुखसार तो सौरभ की आंखों की गहराई में ही खो जाती है। इतना बेइंतहा प्यार शायद ही उसने अपनी ज़िंदगी में देखा हो। दोनों की नज़रें इस कदर आपस में उलझ गईं कि उन्हें ये तक पता नहीं चला कि कोई उन्हें देख रहा था। अनुराग, जो टेरेस पर ठंडी हवाओं का अनुभव लेने आया था, वो हैरानी से दोनों को देखता है। धीरे धीरे अनुराग के कदम पीछे होने लगते हैं। वो वहाँ छुपकर खड़ा हो जाता है। रुखसार अपने कदम फिर से पीछे करते हुए कहती है, नहीं, हमें ये मंजूर नहीं। सौरभ खड़ा हो जाता है। रुखसार के बिल्कुल पास जाकर कहता है, मैं तुमसे कभी ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और हमेशा तुमसे ही प्यार करता रहूँगा। मैं अपनी ज़िंदगी में तुम्हारे सिवा कभी किसी को जगह नहीं दूँगा। रुखसार एकदम चिल्लाते हुए कहती है, आप समझ क्यों नहीं रहे? इस तरह से आप मेरी वजह से अपनी ज़िंदगी खराब नहीं कर सकते। सौरभ मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे मेरी ज़िंदगी के फैसले लेने का हक है और मैं तुम्हारे बिना अपनी ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ूँगा। रुखसार अपने आप से धीरे से बड़बड़ाते हुए कहती है, नहीं, मैं यहाँ से दूर चली जाऊँगी। मैं आपको कभी अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करने दूँगी। पहले जैसे आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, वैसे ही मेरे जाने के बाद आप फिर से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। भले ही रुखसार धीरे से बोल रही थी, लेकिन सौरभ को सब कुछ सुनाई दे रहा था। वो एकदम से कहता है, कभी नहीं। मैं अपनी ज़िंदगी में ना पहले कभी आगे बढ़ा था और ना ही अब बढ़ूँगा। जिस वक्त तुम मुझे छोड़कर चली गई तब मैं टूट चुका था। बुरी आदत लगा ली थी मैंने, बस उसी बुरी आदत को छोड़ा था। तुमसे प्यार करना नहीं छोड़ा। जब तुम आई तो मुझे लगा तुम मानव के होते हुए आई हो। मुझे ये बिल्कुल नहीं पता था कि उसने तुम्हारे साथ ऐसा कुछ किया है। जब मैं उस वक्त ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ा तो अब तो सवाल ही नहीं होता कि मैं तुम्हारे बिना अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ूंगा। रुखसार बस सौरभ को देखती रहती है। सौरभ रुखसार के चेहरे को दोनों हाथों से पकड़कर कहता है, रुखसार, मैं तुम्हारा हमेशा साथ निभाऊंगा। मुझे तुम्हारे बीते हुए कल से कोई मतलब नहीं है। मैं बस तुम्हारे आने वाले कल में खुशियों से भरना चाहता हूँ। रुखसार के चेहरे से अपने हाथों को धीरे से हटाकर थोड़ा दूर जाकर सौरभ आगे कहता है, मुझे तुम्हारे जवाब का इंतज़ार रहेगा। इतना बोलते ही सौरभ वहाँ से चला जाता है। रुखसार बस उसे जाते हुए देखती रहती है। सौरभ जैसे ही सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए कहता है, सब सुन लिया तुमने? अनुराग जो छुपा हुआ था वो बाहर निकलकर हैरानी से सौरभ को देखता है और उसके पीछे जाते हुए कहता है, आप रुखसार से प्यार करते हैं? सौरभ एक शब्द में जवाब देता है, हाँ। अनुराग अब उसके साथ चलते हुए बिल्कुल असमंजस में कहता है, ये कब हुआ? सौरभ नीचे उतरते हुए कहता है, सालों पहले से, जब से वो यहाँ आई थी। अनुराग हैरानी से कहता है, मतलब जब रुखसार 10 साल की थी? इस बार सौरभ कुछ नहीं बोलता। इधर 1 घंटे की नींद के बाद काव्या अंगड़ाई लेते हुए बैठ जाती है। वो सोफे की तरफ देखती है जहाँ अब भी वो अपने लैपटॉप में बिजी था। काव्या उठती है और वॉशरूम में फ्रेश होकर नीचे जाने लगती है कि उसे कुछ याद आता है। वो सीधे जाकर आदित्य के सामने खड़ी हो जाती है। आदित्य सिर उठाकर काव्या को देखता है। काव्या सिर झुकाए अपनी उंगली को फंसाते हुए हिचकिचाहट में कहती है, हमें पता है कि आपको अकेले खाना पसंद है, लेकिन प्लीज़ आज एक बार मेरे लिए डिनर करने चलिए ना। इतना बोलते हुए काव्या आदित्य को देखती है जो उसे ही देख रहा था। बहुत देर तक आदित्य कोई जवाब नहीं देता तो काव्या मायूसी से नीचे चली जाती है। काव्या डाइनिंग एरिया में जाकर देखती है जहाँ सब डिनर के लिए आ रहे थे। काव्या भी जाकर अनुराग के बगल में बैठ जाती है। काव्या की दूसरी साइड पर रोमानी बैठने वाली होती है कि रोहानी जल्दी से आकर बैठ जाती है। रोमानी चिढ़ते हुए कहती है, दी मुझे भाभी के पास बैठना है। सबकी नज़र रोमानी पर ठहर जाती है। रोहानी अपनी जगह पर बैठी हुई कहती है, रूमा तुम दूसरी साइड जाकर बैठ जाओ। तभी अनुराग झट से कहता है, मैं अपनी जगह किसी को नहीं देने वाला।
वैसे भी मैं भाभी के पास हमेशा बैठता हूँ। काव्या हैरानी से तीनों को देखने लगती है। तीनों बस काव्या के पास जाकर बैठने के लिए झगड़ रहे थे। सभी ये देखकर मुस्कुराने लगते हैं। अरुणी देवी को भी ये नोक-झोंक सुनकर मुस्कुरा रही थी। तभी अचानक विशाखा जी के मुंह से निकलता है, आदि। ये सुनते ही सबकी नजरें सामने की ओर ठहर जाती हैं। डाइनिंग टेबल की तरफ आदित्य ही आ रहा था। काव्या का चेहरा तो एकदम से खिल जाता है। अनुराग और रूहानी अपनी जगह से उठकर खड़े हो जाते हैं और साइड हो जाते हैं। आदित्य एक नज़र काव्या को देखता है, फिर दोनों खाली चेयर को, जिसके एक तरफ सौरभ बैठा था और दूसरी तरफ रोहान। आदित्य सौरभ की तरफ की चेयर पर बैठ जाता है। अनुराग अपनी जगह को खाली देख खुशी से फिर से बैठ जाता है। वो रूहानी को चिढ़ाते हुए दूसरी चेयर पर बैठ जाती है। रूहानी मायूसी सी दूसरी चेयर पर बैठ जाती है। आदित्य को डाइनिंग टेबल पर देख अरुणी देवी मुस्कुरा देती हैं। वहीं विशाखा जी की तो ममता की झलक आंखों में दिखने लगती है। विशाखा जी की आंखें थोड़ी नम सी हो जाती हैं। काव्या सबके रिएक्शंस को ही देख रही थी। आज पहली बार आदित्य को सबके साथ डाइनिंग टेबल पर देख सर्वेंट्स भी कुछ हैरान और खुशी के भाव लिए खड़े थे। सबकी प्लेट्स पर खाना सर्व हो चुका था। आदित्य अचानक ही अपने बाएं हाथ से काव्या का हाथ पकड़ लेता है। काव्या हैरान होकर आदित्य को देखती है, जो काफ़ी बेचैन और अनकंफर्टेबल लग रहा था। वैसे तो आदित्य सिर झुकाए हुए था। आदित्य को इस तरह से देखकर काव्या सबकी तरफ देखती है। सब अपने खाने में व्यस्त थे, सिवाय विशाखा जी के। विशाखा एकटक आदित्य को ही देख रही थी। आदित्य की सिचुएशन को समझकर काव्या की पकड़ आदित्य के हाथों में कस जाती है। आदित्य और काव्या अपना डिनर स्टार्ट करते हैं। सौरभ और अनुराग की नज़र दोनों के पकड़े हुए हाथ पर चली जाती है। ये दोनों एक दूसरे को देख मुस्कुरा देते हैं। वहीं रुखसार की नज़र तो बार बार सौरभ पर जाकर ही टिक जा रही थी। उसे बार बार सौरभ की बातें ही याद आ रही थी। पृथ्वीराज अपना डिनर कर रहे थे कि उनकी नज़र विशाखा पर चली जाती है, जो खाने के बजाय बस आदित्य को देख रही थी। पृथ्वीराज एक नज़र आदित्य को देखते हैं, फिर विशाखा जी के कान में धीरे से कहते हैं, विश, अगर आप ऐसे ही देखती रहीं तो आदि और ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। विशाखा जी वैसे ही आदित्य को देखते हुए धीरे से कहती हैं, आज पहली बार हम आदि को खाते हुए देख रहे हैं, हमारी नज़र उनसे हट ही नहीं रही। पृथ्वीराज फिर से कहते हैं, हमें पता है विश, लेकिन आप आदि के बारे में तो सोचिए, उन्हें आपकी नज़रों का एहसास हुआ तो। विशाखा जी की नज़र अब आदित्य से हटकर पृथ्वीराज की तरफ हो जाती है। पृथ्वीराज विशाखा को आंखों के इशारे से शांत रहने के लिए कहते हैं। विशाखा अब अपना डिनर करने लगती हैं, लेकिन फिर भी उनकी नज़र बार बार आदित्य पर ही जा रही थी। डिनर होते ही सब अपने कमरे में चले जाते हैं। काव्या जा ही रही होती है कि विशाखा उसे रोककर एकदम से उसके गले लग जाती हैं। काव्या को भी इस बात का एहसास हो चुका था कि विशाखा ऐसा ही कुछ करेंगी। विशाखा काव्या से अलग होकर चेहरे को छूते हुए कहती हैं, थैंक यू हमारी ज़िंदगी में इतने खूबसूरत पल लाने के लिए। काव्या विशाखा जी के हाथों पर हाथ रखकर मुस्कुरा देती है। फिर काव्या भी अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती है। कमरे में जाकर वो देखती है तो आदित्य बेड पर लेटकर उसी का इंतजार कर रहा था। काव्या दरवाज़ा बंद करके जल्दी से बेड पर चढ़कर आदित्य के ऊपर पेट के बल लेट जाती है। काव्या के ऐसा करते ही आदित्य मजबूती से काव्या को कमर से पकड़ लेता है। काव्या आदित्य के सीने पर सिर रख देती है। बहुत देर होने पर काव्या सिर उठाकर देखती है तो आदित्य सो चुका था। काव्या पहले सो चुकी थी, इसीलिए उसे नींद नहीं आ रही थी। काव्या बड़े ध्यान से आदित्य के चेहरे को देखने लगती है और अपने हाथ को बढ़ाकर काव्या आदित्य के चेहरे को छूने लगती है। उसकी बंद आंखें, नाक, गाल और फिर आखिर में उसके होठों को छूने लगती है। अचानक पता नहीं काव्या को क्या होता, वो आगे बढ़कर अपने होठों को आदित्य के होठों के साथ जोड़ लेती है। आदित्य के होठों का छुअन पाते ही काव्या गहराई से उसके होठों को चूमने लगती है। काव्या आज पहली बार किसी को किस कर रही थी। वैसे तो जब आदित्य किस करता था तो उसका साथ दिया करती थी, लेकिन आज काव्या ने खुद पहल की थी। किस करने में काव्या इतनी मग्न हो गई कि वो सांस लेना ही भूल गई। आधे घंटे तक आदित्य के होठों को चूमने के बाद काव्या उसे छोड़कर लंबी लंबी सांस लेने लगती है। थोड़ी देर बाद वो नॉर्मल होकर आदित्य के होठों को देखने लगती है। आदित्य के होठों को देखते ही काव्या फिर एक बार झुककर अपने होठों को उसके होठों से मिला देती है। इस बार उसे महसूस होता है कि आदित्य की पकड़ काव्या पर मजबूत हो गई। इसके साथ ही आदित्य भी काव्या के होठों को बड़ी शिद्दत से चूम रहा था। काव्या अब समझ चुकी थी कि आदित्य उठ चुका है। काव्या भी आदित्य का साथ देते हुए डीपली किस करने लगती है। दोनों के होंठ एक दूसरे से उलझ चुके थे। वहीं आदित्य का हाथ काव्या की कमर पर वक्त के साथ कसते ही जा रहे थे। आदित्य तो काव्या के पहले किस करने पर ही उठ चुका था, लेकिन वो कुछ करता उससे पहले काव्या पीछे हटकर लंबी लंबी सांसें लेने लगी थी।
ये महसूस होते ही आदित्य कुछ नहीं करता, लेकिन जैसे ही काव्या फिर से अपने होठों को आदित्य के होठों से मिला देती है, आदित्य खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और अपने हाथ की पकड़ को मजबूत करते हुए किस करने लगता है। बहुत देर तक होठों के उलझे रहने से सांसों की गति धीमी सी हो गई थी। आदित्य धीरे से काव्या के होठों को अपने होठों की गिरफ्त से आज़ाद करता है। अलग होते ही काव्या अपनी सांसों की गति को नॉर्मल करने लगती है। आदित्य अपनी आंखें खोल काव्या को देखने लगता है। कुछ मिनट में काव्या बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। काव्या अब आदित्य को देखने लगती है। दोनों की नज़रें आपस में मिल जाती हैं। काव्या नज़रें हटाकर आदित्य के सीने से लग जाती है। आदित्य काव्या के बालों को सहलाने लगता है। वहीं काव्या को तो बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। वो आदित्य की शर्ट के बटन से खेलने लगती है। आदित्य काव्या के हाथ को पकड़कर अपने हाथ की उंगलियों में फंसा लेता है और धीरे से कहता है, तुम्हें नींद नहीं आ रही? काव्या सिर उठाकर आदित्य को देखते हुए ना में सिर हिला देती है। आदित्य आंखों के इशारे से उठने के लिए कहता है तो काव्या आदित्य के ऊपर से उठकर बैठ जाती है। आदित्य भी उठकर खड़ा हो जाता है और कबर्ड से काव्या के लिए एक गाउन लेकर आता है जो उसने कुछ दिन पहले खरीदा था। वो गाउन को देते हुए कहता है, ये लो, रेडी हो जाओ। काव्या असमंजस में कहती है, पर अभी इस वक्त? आदित्य काव्या को गोद में उठाकर सीधे वॉशरूम ले जाकर गाउन हाथ में देकर कहता है, ज़्यादा सवाल मत करो और जल्दी से रेडी हो जाओ। इतना बोलते ही आदित्य वॉशरूम से बाहर निकल जाता है। काव्या गाउन को देखने लगती है जो डार्क रेड कलर का था। कुछ देर बाद काव्या रेडी होकर बाहर आती है। काव्या जैसे ही सामने देखती है उसकी नज़र वहीं ठहर जाती है। ब्लैक पैंट, ब्लैक शर्ट के ऊपर डार्क रेड कलर की जैकेट में आदित्य काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। वहीं आदित्य की जब काव्या पर नज़र पड़ती है तो उसका भी कुछ ऐसा ही हाल हो जाता है। आदित्य काव्या के पास जाकर उसका हाथ पकड़कर ड्रेसिंग टेबल पर बिठा देता है। आदित्य काव्या के बालों को सेट करके थोड़ा मेकअप करके मांग में सिंदूर भर देता है। इतना करते ही आदित्य काव्या के हाथों को पकड़कर कमरे से निकल जाता है। आदित्य रॉकी को कॉल करके इन्फॉर्म करता है। दोनों अब कार में बैठ जाते हैं। उनके बैठते ही कार सिंघानिया विला से निकल जाती है। उनके कार के आगे पीछे बहुत सारी बॉडीगार्ड्स की कार चल रही थी। काव्या इधर उधर देखते हुए कहती है, हम कहाँ जा रहे हैं? आदित्य फ़ोन पर बिजी होकर जवाब देता है, कुछ देर में तुम्हें पता चल जाएगा। काव्या अब कुछ नहीं पूछती, खिड़की से बाहर देखने लगती है। दूसरी तरफ एक होटल रूम में श्रेष्ठा बैठी दरवाजे की तरफ बार बार देखते हुए टाइम को देखे जा रही थी। वहीं ध्रुव बस श्रेष्ठा की हरकतों को ही नोटिस कर रहा था। उससे रहा नहीं जाता तो वो एकदम से पूछता है, वाइफी मैं तुम्हें पूछ पूछ के थक चुका हूँ, हम किसका इंतज़ार कर रहे हैं? श्रेष्ठा फिर एक बार घड़ी की तरफ देखकर खुद से कहती है, पता नहीं वो लोग आएंगे या नहीं। ध्रुव कभी श्रेष्ठा को देखता तो कभी दरवाजे की तरफ। वो हार मानकर अपने फ़ोन में बिजी हो जाता है। कुछ ही देर में होटल रूम का दरवाज़ा खुलता है। ध्रुव की नज़र दरवाजे की तरफ चली जाती है। श्रेष्ठा मुस्कुराते हुए खड़ी हो जाती है। वहीं ध्रुव तो सामने वाले को देखकर पूरा शॉक्ड हो जाता है। इधर सिंघानिया विला में तनसच पाइप से होते हुए चढ़कर सीधे रूहानी की बैल्कनी पर जाता है। बैल्कनी का दरवाज़ा खुला होने की वजह से तनसच अंदर जाकर बेड पर बैठकर रूहानी को उठाने लगता है। रूहानी कसमसाते हुए अपनी आंखें खोलती है। तुम! चिल्लाते हुए रूहानी उठकर बैठ जाती है। तनसच रूहानी को धीरे बोलने का इशारा करता है। रूहानी तनसच को देखकर पूछती है, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? तनसच एकदम से जवाब देता है, तुमसे मिलने का मन कर रहा था रूह। रूहानी हैरानी से तनसच को देखने लगती है। रूहानी बेड से उठकर बालकनी का दरवाज़ा बंद करती है और तनसच के पास जाकर परेशान होकर कहती है, तुम मुझे बता नहीं सकते थे? इस तरह से चोरों की तरह आने की क्या ज़रूरत थी? तनसच रूहानी के हाथ को पकड़कर खींच लेता है और कमर से पकड़कर कहता है, अगर मैं पहले बताता तो तुम मुझे कभी आने नहीं देती। रूहानी खुद को छुड़ाते हुए कहती है, तंश अगर किसी ने देख लिया तो? उसके इतना बोलते ही दरवाजे पर दस्तक होती है। रूहानी घबराते हुए दरवाजे की तरफ देखती है। फिर एक बार दरवाजे पर दस्तक होती है। रूहानी तनसच को वॉशरूम में ले जाकर लॉक कर देती है। रूहानी अपने आप को नॉर्मल कर दरवाज़ा खोलती है तो देखती है अनुराग बाहर खड़ा था। उसे देख रूहानी की भौहें चढ़ जाती हैं। वो पूछती है, क्या हुआ अनुराग भाई? अनुराग रूहानी की बातों का बिना जवाब दिए अंदर चला जाता है और कुछ खोजने की कोशिश करता है। अनुराग को ऐसे देखकर रूहानी फिर से पूछती है, आप क्या ढूंढ रहे हैं? इस बार भी अनुराग कोई जवाब नहीं देता और सीधे जाकर वॉशरूम का दरवाज़ा खोलता है। रूहानी की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। अनुराग तनसच को घूरते हुए कहता है, तू इतनी रात को रूह के बाथरूम में क्या कर रहा है? फिर रूहानी को देखते हुए सीरियसली कहता है, रूह तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरह बिना शादी किए ये सब करने की? रूहानी और तनसच अनुराग को घूर कर देखते हैं। उसकी नज़रों को अपने ऊपर पड़ता देख अनुराग झट से हंसते हुए कहता है,
अरे यार, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। मैं वो बैल्कनी में खड़ा था तो तुझे पाइप से चढ़कर रूह के कमरे में आते देखा। मुझे लगा कोई चोर है, इसीलिए मैं यहाँ आ गया। अगर आना ही था तो मेरी हेल्प ले लेता। मैं कौन सा तुझे मना कर देता। रूहानी और तनसज एक दूसरे को देखने लगते हैं। अनुराग तनसज के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ यार। इनफैक्ट मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। अच्छे से वक्त बिताना और हाँ, दादी की नज़रों से बचकर रहना, वरना तुम्हारी खैर नहीं। इतना बोलकर अनुराग वहां से चला जाता है। रूहानी जल्दी से दरवाज़ा बंद करती है और तनसज के पास जाकर उसे बिठाकर खुद भी बैठ जाती है। तनसज रूहानी से, तुम बहुत लकी हो रूह, जो तुम्हें अनुराग जैसा भाई मिला। रूहानी मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है। मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे ऐसा परिवार, ऐसे चारों भाई मिले और इतना लविंग केयरिंग हस्बैंड भी मिल गया। तनसज कुछ सोचते हुए कहता है, लेकिन आदित्य तो। इससे आगे तनसज कुछ बोलता तो रूहानी झट से कहती है, आदि भाई भले ही बात नहीं करते, लेकिन उन्हें हर किसी की फिक्र है। वो कभी अपने इमोशंस को शेयर नहीं कर पाते, लेकिन अब भाभी आ गई है ना, तो उनका बिहेवियर बदल रही है। तनसज, सच में आदित्य कितना लकी है जिसे भाभी जैसी वाइफ मिली। रूहानी तनसज के सीने से लगते हुए कहती है, भाभी हम सबके लिए लकी हैं। इस बार तनसज कुछ नहीं कहता, रूहानी को कसकर पकड़कर गले लगा लेता है। इधर रूहान कमरे में अकेला बैठा हुआ एक तस्वीर लिए हुए था। उसके सामने टेबल पर केक रखा हुआ था जिसमें कैंडल जल रही थी। रूहान कैंडल को बुझाकर कहता है, हैप्पी बर्थडे रिहान। रिहान की तस्वीर में वो इस वक्त मुस्कुरा रहा था। रूहान फोटो को छूते हुए कहता है, काश कि तू इस वक्त मेरे पास होता, मैं तुझे गले लगाकर विश करता। लेकिन बोलते हुए रूहान रुक जाता है। रूहान फोटो को अपने सीने से लगाकर लेटकर कहता है, प्लीज़ लौट कर आ जाना यार। क्यों मुझे हर वक्त तड़पा रहा है? क्यों तू मुझे ऐसे छोड़कर चला गया? जिंदगी भर साथ देने का वादा किया था ना तूने, फिर ऐसे वादे को तोड़कर क्यों चला गया? रूहान की आंखों में दर्द उभरने लगता है। उसके दर्द आंसू बनकर बाहर आने लगते हैं। ध्रुव जैसे ही सामने देखता है वो बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है। सामने आदित्य और काव्या खड़े थे। काव्या जैसे ही ध्रुव को देखती है वो दौड़कर उसके पास जाकर झटके से गले लग जाती है। ध्रुव भी अपने हाथ काव्या की पीठ पर कसते हुए पकड़ लेता है। ये देखकर श्रेष्ठा वहां से जाने लगती है कि ध्रुव एक हाथ से श्रेष्ठा का हाथ पकड़ लेता है। श्रेष्ठा मुड़कर ध्रुव को देखती है, जिसकी आंखें इस वक्त बंद थीं। वहीं दूर खड़ा आदित्य काव्या को किसी और के गले लगा देखकर अपनी मुट्ठी कस लेता है। आदित्य मुड़कर जाने ही वाला होता है कि उसे काव्या की प्यारी सी आवाज़ सुनाई देती है, आप कहाँ जा रहे हैं? आदित्य काव्या को देखने लगता है, जो अब ध्रुव से अलग होकर खड़ी थी। आदित्य अपने कदम बढ़ाते हुए काव्या के पास जाकर खड़ा हो जाता है। ध्रुव की नज़र बस आदित्य पर ठहर जाती है। काव्या आदित्य के कान में धीरे से कुछ बोलती है, जिससे वो काव्या को देखने लगता है। आदित्य एक नज़र ध्रुव को देखता है और आंखों से हाँ में इशारा कर देता है। श्रेष्ठा बस दोनों की बॉन्डिंग को देख रही थी। काव्या ध्रुव को आंखों से ही इशारा करती है तो ध्रुव श्रेष्ठा की तरफ झुककर कान में धीरे से कहता है, वाइफी मुझे काव्या से अकेले में कुछ बात करनी है। श्रेष्ठा हाँ में सिर हिला देती है। आदित्य चेयर पर बैठकर अपने फ़ोन में बिजी हो जाता है। काव्या और ध्रुव बैल्कनी की तरफ चले जाते हैं। वहीं श्रेष्ठा उनको एक नज़र देखकर आदित्य से दूर चेयर पर बैठ जाती है। श्रेष्ठा आदित्य को देखते हुए कहती है, थैंक यू मिस्टर सिंघानिया, हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के लिए। श्रेष्ठा के बोलने पर आदित्य कोई रिएक्ट नहीं करता, वैसे ही अपने फ़ोन में बिजी रहता है। श्रेष्ठा समझ जाती है कि आदित्य उससे बात नहीं करने वाला, इसीलिए वो चुपचाप बैठकर खुद भी फ़ोन में बिजी हो जाती है। वहीं बैल्कनी में ध्रुव चेयर पर बैठा हुआ था। उसके सामने वाली चेयर पर काव्या बैठी थी। काव्या ध्रुव को देखते हुए कहती है, क्या यही वजह थी आपके हमारे रिश्ते को छुपाने की? ध्रुव जवाब देता है, हाँ, तुम अगर अपने पेरेंट्स को मेरे बारे में बता देती तो वो कभी तुम्हें मुझसे मिलने नहीं देते। इतना बोलते ही ध्रुव चुप हो जाता है। वहीं काव्या ध्रुव को एकटक देखने लगती है। कुछ देरी की शांति के बाद ध्रुव काव्या से कहता है, काव्या। काव्या जिसने अपनी पलकें झुका रखी थी वो ध्रुव को देखने लगती है। ध्रुव शीशे से आर पार दिख रहे कमरे में आदित्य को देखता है, फिर काव्या को देखते हुए कहता है, तुम खुश तो हो ना? काव्या एक नज़र आदित्य को देखती है। उसे भी ध्रुव के सवाल का मतलब समझ आ रहा था। काव्या ध्रुव को देखते हुए हाँ में सिर हिला देती है। काव्या का जवाब मिलते ही ध्रुव मुस्कुराने लगता है। काव्या श्रेष्ठा को देखते हुए पूछती है, क्या श्रेष्ठा आपकी वाइफ है? ध्रुव झट से बोल देता है, नहीं। ध्रुव का ऐसा जवाब सुनकर काव्या कन्फ्यूजन सी उसे देखने लगती है। ध्रुव श्रेष्ठा को देखते हुए मुस्कुराकर कहता है, मेरी जिंदगी है। काव्या श्रेष्ठा को देखते हुए मुस्कुरा देती है और ध्रुव को देखकर कहती है, काफ़ी अच्छी चॉइस है आपकी।
ध्रुव इस बार कुछ नहीं कहता, बस जुनूनियत से श्रेष्ठा को देखने लगता है। दोनों के बीच कुछ देर तक बिल्कुल शांति रहती है। फिर अचानक ही काव्या सीरियस होकर कहती है, आपने मुझे इतने वक्त तक सच्चाई से दूर क्यों रखा? आपको पता है, मैं इस दर्द में बस जीती रही थी कि हमारे रिश्ते को चुनकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। ध्रुव भी अब सीरियस हो जाता है। वो आंखें बंद करते हुए कहता है, मुझे ये पता था कि तुम्हें जब सच्चाई का पता चलेगा तो तुम मुझसे मिलने की कोशिश ज़रूर करोगी। मैं नहीं चाहता था कि हमारे मिलने की खबर रुद्र भाई को पड़े। अगर ऐसा होता तो मैं इस बार तुम्हें बचा नहीं पाता। काव्या ध्रुव के हाथों पर अपना हाथ रखकर कहती है, हमें पता है कि आप अपने भाई से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उन्होंने हमारे माँ बाप की जान लेकर बहुत गलत किया। उन्हें अगर हमारी प्रॉपर्टी चाहिए थी तो ले जाते, उन्हें मारने की क्या ज़रूरत थी? बोलते हुए काव्या की आंखें नम हो जाती हैं। ध्रुव काव्या को देखता है, फिर खड़े होकर रेलिंग पकड़कर खड़ा हो जाता है। वो काफ़ी शांति से कहता है, काव्या, रुद्र भाई अब भी तुम्हारी प्रॉपर्टी और तुम्हें पाना चाहते हैं। काव्या ध्रुव को देखने लगती है। ध्रुव आगे कहता है, मैं रुद्र भाई के खिलाफ कभी नहीं जा सकता, लेकिन मैं उनके लिए तुम्हारे खिलाफ भी नहीं जाऊंगा। मैं आखिरी सांस तक तुम्हारी रक्षा करूंगा। काव्या खड़ी होकर ध्रुव के साथ खड़ी हो जाती है। कुछ देरी की शांति के बाद काव्या कहती है, अब आपकी सांस सिर्फ आपकी नहीं है, श्रेष्ठा से जुड़ चुकी है। आपको कुछ हुआ तो श्रेष्ठा कभी जी नहीं पाएगी। इसीलिए अब आप सिर्फ अपनी ज़िंदगी पर ध्यान दीजिए। अगर आपके भाई मुझे पाना चाहते हैं तो मैं खुद उनसे लड़ूंगी, लेकिन आप बीच में नहीं पड़ेंगे। ध्रुव हैरानी से काव्या को देखने लगता है। काव्या ध्रुव के हाथ को अपने सिर पर रखकर कहती है, वादा कीजिए, आप मेरे और आपके भाई के बीच नहीं आएंगे। आप सिर्फ श्रेष्ठा के साथ खूबसूरत जिंदगी को जिएंगे। ध्रुव झटके से अपने हाथों को हटाकर 2 कदम पीछे हो जाता है और कहता है, ये वादा मैं कभी नहीं कर सकता। तुम्हारी सुरक्षित जिंदगी के लिए मैंने पहले ही किसी और को वादा किया है। फिर थोड़ा रुक कर कहता है, श्रेष्ठा को मैं जिंदगी भर खुशियों से भरी जिंदगी दूंगा। वैसे भी वो बिल्कुल तुम्हारी तरह है, बहुत मजबूत। उसे ना कभी कुछ होगा और ना ही मैं होने दूंगा। काव्या एक टक बस ध्रुव को देखती है। काव्या पहले से ही जानती थी कि ध्रुव हमेशा से वही करता है जो वो चाहता है। इसीलिए वो बैल्कनी से कमरे में जाने लगती है कि अचानक से रुककर कहती है, अगर हमारी वजह से श्रेष्ठा की आंखों में आंसू की बूंद भी आई तो मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूंगी। अगर आपने उसकी ज़िंदगी को मेरी वजह से खतरे में डाला तो हम भूल जाएंगे कि हमारा कभी कोई रिश्ता था। ये बोलकर काव्या अंदर चली जाती है। काव्या को देखते ही आदित्य अपनी जगह से उठता है और उसका हाथ पकड़कर लेकर जाने लगता है कि पीछे से ध्रुव की आवाज़ आती है, मुझे तुम्हारी बात मंजूर है काव्या। आदित्य और काव्या पीछे मुड़कर देखते हैं। ध्रुव उनके पास आकर सीधा आदित्य का हाथ पकड़ लेता है। आदित्य अपने हाथ को देखता है। ध्रुव अपने दोनों हाथों से आदित्य के हाथ को पकड़कर आंखों में देखते हुए कहता है, काव्या के पिता ने मुझे आखिरी सांस लेते हुए वादा मांगा था कि मैं काव्या की रक्षा करूं। वादा तो मैंने ले लिया, लेकिन वो वादा मैं आज तुम्हें सौंपता हूं आदित्य। तुम इस वादे के हकदार हो। ध्रुव आदित्य का हाथ छोड़ काव्या की तरफ देखकर कहता है, और अगर आदित्य ने अपना वादा पूरा नहीं किया तो तुम मुझे कभी नहीं रोकोगी काव्या। काव्या ध्रुव को देखती है, फिर आदित्य को। ध्रुव अब श्रेष्ठा के पास जाकर हाथ पकड़कर कमरे से बाहर निकल जाता है। काव्या बस दोनों को जाते हुए देखती रहती है। श्रेष्ठा भी मुड़ते हुए काव्या और आदित्य को देखने लगती है। वहीं आदित्य बिल्कुल शांत खड़ा काव्या को ही देख रहा था। ऐसे ही देखते हुए आदित्य मन में कहता है, वाइफी, तुम्हारी रक्षा करने के लिए मुझे किसी वादे की जरूरत नहीं है। मैं हर पल हर वक्त रक्षा करूंगा। काव्या अब आदित्य को देखती है तो आदित्य आंखों के इशारे से पूछता है। काव्या नाम में सिर हिला देती है। आदित्य काव्या को लेकर होटल रूम से निकल जाता है। वहीं ध्रुव श्रेष्ठा को लेकर कार में बैठ जाता है। श्रेष्ठा सवालिया नज़रों से ध्रुव को देखती है तो ध्रुव श्रेष्ठा की नज़रों को समझते हुए तुरंत जवाब देता है, मेरे पास सवालों के जवाब देने की बिल्कुल ताकत नहीं है। ये कहते हुए ध्रुव श्रेष्ठा के गले लगकर कहता है, मुझे बहुत नींद आ रही है वाइफी। श्रेष्ठा मुस्कुराते हुए ध्रुव के गालों पर हाथ फेरने लगती है। कुछ ही देरी में ध्रुव श्रेष्ठा के गले लगे ही सो जाता है। श्रेष्ठा अपना फ़ोन निकालकर देखने लगती है। फ़ोन में वो गैलरी निकालकर फ़ोटोज़ को देखने लगती है। पूरी गैलरी में ध्रुव और श्रेष्ठा की ही तस्वीरें थीं, जिसमें दोनों बहुत खुश और अच्छे लग रहे थे। श्रेष्ठा मुस्कुराते हुए फ़ोटोज़ को देखकर फ़ोन बंद कर देती है और धीरे से ध्रुव के कान में कहती है, आई लव यू ध्रुव। ध्रुव कसमसाते हुए श्रेष्ठा को और टाइटली पकड़ लेता है। वहीं काव्या ध्रुव की बातों को ही सोच रही थी। इसके अलावा आदित्य का कोई जवाब न देना भी काव्या को बहुत ज़्यादा खटक रहा था। ध्रुव के बोलने पर काव्या ने आदित्य के चेहरे को देखा था। उस वक्त भी आदित्य का चेहरा एक्सप्रेशनलेस था। वैसे तो काव्या को अच्छी तरह से पता था कि आदित्य हमेशा ही ऐसा रहता है, लेकिन उसे फिर भी आज बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही थी। वो चाहती थी कि आदित्य उस वादे को स्वीकारे, लेकिन उसका चाहना टूटता हुआ नजर आ रहा था।
पर फिर एक बार उसी वक्त में पहुंच जाती है जब उनकी नई नई शादी हुई थी। उस वक्त की आदित्य की बातें जो ये साबित करती थी कि आदित्य इस रिश्ते को तोड़ देगा। काव्या फिर एक बार उसी सिरे में पहुंच जाती है जहां से शुरुआत हुई थी। काव्या के दिमाग में बस एक ही बात चलने लगती है कि अर्जुन के ठीक होते ही आदित्य उसे छोड़ देगा। काव्या एकदम से बोल पड़ती है, अर्जुन ठीक होंगे तो क्या आप मुझे छोड़ देंगे? बोलते हुए काव्या आदित्य को देखने लगती है। आदित्य काव्या को ही देख रहा था। वहीं काव्या के सवाल को ड्राइवर और रॉकी भी सुन लेते हैं। वो दोनों भी सोच में पड़ जाते हैं क्योंकि आदित्य के चेहरे को देखकर बिल्कुल पता नहीं लगाया जा सकता था कि वो क्या सोच रहा है, क्या करेगा और काव्या के लिए उसके इमोशंस कैसे हैं। रॉकी ने आदित्य को एक बार तो फीलिंग्स देखी थी जब प्रीत ने काव्या को बॉक्स में बंद करके रखा था, लेकिन उसके बाद शायद ही उसने आदित्य के चेहरे पर कोई फीलिंग्स देखी हूँ। आदित्य बस एकटक काव्या को देखने लगता है। वहीं काव्या बेसब्री से अपने सवाल के जवाब को सुनने के लिए इंतजार कर रही थी, लेकिन शायद उसका इंतजार कभी खत्म होने का नाम नहीं लेने वाला था। आदित्य आंखें बंद करके सीट से टिककर बैठ जाता है। काव्या का डर अब सच में बदलने लगता है। खामोशी की इस लहर में बस कार के चलने की आवाज सुनाई दे रही थी। काव्या अब भी आदित्य को देख रही थी। वहीं रॉकी मिरर से आदित्य और काव्या को देख रहा था। उसे भी आदित्य का जवाब न देना बहुत ज्यादा खटक रहा था। काव्या का नेचर रॉकी को काफी अच्छा लगता था, जिससे काव्या को ऐसे देख रॉकी को बहुत ज्यादा बुरा लगता। वो जानता था कि काव्या आदित्य की काफी ज्यादा क्लोज हो चुकी थी। अगर अभी आदित्य उससे दूर गया तो काव्या दर्द की दुनिया में दाखिल हो जाएगी। सवालों के घेरे में ही काव्या आदित्य से नजरें फेर कर बैठ जाती है और बाहर देखने लगती है। काव्या की नजरें फेरते ही आदित्य अपनी आंखें खोल काव्या को देखने लगता है। काव्या बिल्कुल उदास और गुमसुम सी बैठी थी। आदित्य फिर एक बार अपनी आंखें बंद कर लेता है। खामोशी का सफर कुछ वक्त में खत्म हो जाता है। सारी गाड़ियां एक एक करके सिंघालियां विला में रुक जाती हैं। काव्या बिना वक्त गवाए आदित्य को बिना देखे विला के अंदर चली जाती है। आदित्य आंखें खोलकर काव्या को जाते हुए देखने लगता है। थोड़ी देर तक वो वैसे ही अपनी जगह पर बैठा रहता है। ड्राइवर और रॉकी भी वैसे के वैसे ही बैठे रहते हैं। बहुत देर तक आदित्य कार में बैठा रहता है, फिर कार से बाहर निकलकर विला के अंदर चला जाता है। उसके जाते ही ड्राइवर भी कार से निकल जाता है, लेकिन रॉकी बस आदित्य को जाते हुए देखता रहता है। कमरे में आकर आदित्य देखता है तो काव्या सो चुकी थी। आदित्य काव्या की तरफ कदम बढ़ाते हुए जाने लगता है, लेकिन पता नहीं उसे अचानक क्या होता। वो अपने कदम पीछे करते हुए कबर्ड की तरफ जाकर कपड़े निकालकर वॉशरूम में चला जाता है। इधर रॉकी बहुत देर तक कार में बैठने के बाद बाहर निकल जाता है। वो जा ही रहा था कि उसे कुछ एहसास होता है तो वो मुड़कर पीछे देखता है। माया गार्डन में बैठी हुई थी। रॉकी घड़ी में टाइम देखता है जहां रात के 2 बज रहे थे। रॉकी कदम बढ़ाते हुए माया के पास चला जाता है। माया एकटक सामने देख रही थी। इतनी रात तक तुम ऐसे क्यों जाग रही हो माया? रॉकी एकदम से बोलता है। वजह तुम हो रॉक, एकदम से माया कहती है। माया के मुंह से सालों बाद अपना नाम सुनकर रॉकी की धड़कन एकदम से तेज हो जाती है। कुछ देरी तक ऐसे ही शांति रहती है, तभी माया एकदम से हड़बड़ाहट में कहती है, आई एम सॉरी सर। पता नहीं कैसे बोलते हुए माया रुक जाती है और बेंच से उठकर जाने लगती है। माया कुछ दूर चली ही थी कि रॉकी उसे बुलाता है, माया। माया आवाज़ सुनते ही रुक जाती है। आज उसे रॉकी की आवाज़ बिल्कुल सालों पहले जैसी लग रही थी। माया पीछे मुड़कर देखती है तो हैरान रह जाती है। रॉकी घुटनों के बल कान पकड़कर उसे ही देख रहा था। रॉकी एकदम से बोलता है, आई एम सॉरी माया। माया एकटक रॉकी को देखने लगती है। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आता कि आखिर रॉकी कह क्या रहा है। माया थोड़ा हिचकिचाहट में कहती है, सर ये आप। रॉकी अपनी जगह से खड़ा होकर माया के पास जाता है और माया के एक हाथ को पकड़कर आंखों में देखते हुए कहता है, कब तक यूं मुझे सर बुलाकर अजनबी रहोगी? कॉल मी रॉक। माया एकटक रॉकी की आंखों में देखते हुए कहती है, वो हक तो तुमने मुझसे छीन लिए थे ना। वो नाम हमारे प्यार का एक हिस्सा था, लेकिन अब तो प्यार ही खत्म हो चुका है, तो फिर ये नाम क्यों? रॉकी माया के चेहरे को दोनों हाथों से थामकर अपने होठों से उसके माथे को चूम लेता है और फिर आंखों में देखते हुए कहता है, आई लव यू माया। माया एकदम से सुन पड़ जाती है और रॉकी फिर एक बार कहता है, आई एम सॉरी। मैंने तुम्हें खुद से इतना दूर रखा। सच्चाई का पता मुझे उसी वक्त हो गया था जब मैं तुम्हें छोड़कर जाने वाला था, लेकिन उसके बावजूद मैं तुम्हारे पास नहीं आ सका क्योंकि मैं खुद की नज़रों में गिर चुका था। तुम्हारे प्यार पर शक करके मैं तुमसे कभी नज़रें नहीं मिला सकता था। रॉकी आगे कहता है, मुझे लगा मैं तुमसे दूर जाऊंगा तो तुम मुझे भूल जाओगी, लेकिन तुम्हें खुद के लिए रोज तड़पता हुआ मैं देखता आया हूँ। मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता माया। क्या हम अपने रिश्ते को एक नए सिरे से शुरू कर सकते हैं? माया झटके से रॉकी के गले लगकर रोने लगती है। वो रोते हुए ही कहती है,
क्यों किया तुमने ऐसा? तुम्हें अच्छे से पता था कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी, उसके बावजूद मुझे छोड़कर चले गए। तुम्हें नहीं पता मैंने किस कदर खुद को संभाला है। रॉकी माया के बालों पे हाथ फेरते हुए शांति से कहता है। आई एम सॉरी माया, अब मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। माया कसकर रॉकी को पकड़ लेती है। रॉकी भी उसे टाइटली पकड़ लेता है। सुबह के वक्त काव्या की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। आंखें खुलते ही उसे आदित्य दिखता है, जो कब से उसे ही एकटक देखे जा रहा था। काव्या उससे मुंह फेरते हुए उठकर बैठ जाती है। आदित्य सीधे जाकर काव्या को गोद में उठा लेता है और वॉशरूम में चला जाता है। काव्या बस हैरानी से उसे देखने लगती है। आदित्य काव्या को शावर के नीचे खड़ा करके शावर ऑन कर देता है। दोनों की नजरें अब एक दूसरे पर चली जाती हैं। आदित्य काव्या की कमर को पकड़कर करीब खींच लेता है और एक हाथ उसके गालों पर रखते हुए पूछता है। सवाल तब पूछना चाहिए जब जवाब मिलने की संभावना हो। तुम्हें पता है कि मैं बात उसी वक्त करता हूँ जब हमारे बीच कोई ना हो, लेकिन इसके बावजूद तुम हर वक्त मेरी खामोशी को गलत क्यों समझ जाती हो वाइफी? वाइफी शब्द सुनते ही काव्या का दिल जोरों से धड़कने लगता है। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आदित्य को देखती रहती है। दोनों के ऊपर शावर का पानी कुछ इस हद तक गिर रहा था कि शरीर को पूरा भिगो दे रहा था। आदित्य अपना हाथ हटाकर काव्या को छोड़कर जाने लगता है। तभी काव्या उसका हाथ पकड़ लेती है। मुझे आपकी खामोशी से डर लगता है। अनचाहे रिश्ते में जो हम बंधे हुए हैं, इस रिश्ते के टूटने से डर लगता है। आपकी जो आदत मुझे लग चुकी है, उस आदत के छूटने से डर लगता है। आदित्य पीछे मुड़कर काव्या को देखने लगता है। उसके चेहरे पर यह सब बोलते हुए डर दिख रहा था। आदित्य काव्या के थोड़े करीब जाकर दोनों हाथों से चेहरे को थामता है और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, डर तो मुझे भी लगता है अपनी किस्मत से। जन्म होते ही मेरी किस्मत ने मुझे अपनी माँ से दूर कर दिया, उसके बाद मेरे सारे परिवार को दूर कर दिया। ऐसे ही अगर किस्मत ने तुम्हें मुझसे दूर कर दिया, इस बात से मुझे बहुत डर लगता है। आदत तो मुझे भी तुम्हारी लग चुकी है, इस आदत के छूटने का मुझे भी डर लगता है। आदित्य आगे कहता है, वाइफी, मुझे पता है कि हमारी जिस तरह शादी हुई और उसके बाद जो मैंने तुम्हें छोड़ने की बात कही थी, वो सब बातें अब भी तुम्हें इफेक्ट करती हैं, लेकिन तब और अब में बहुत अंतर हो चुका है। चीज़ें बदल चुकी हैं, एहसास बदल चुके हैं और हमारा रिश्ता काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुका है। तुम मुझसे जुड़ चुकी हो, मैं तुमसे जुड़ चुका हूँ। काव्या एकटक आदित्य की बातों को सुन रही थी। उसे ये सब सुनकर बहुत सुकून मिल रहा था। वो जिस बेचैनी और डर में थी, वो पल भर में खत्म हो चुका था। आदित्य फिर एक बार कहता है, भले ही मैंने तुम्हें शादी के वक्त वो सातों वचन नहीं दिए, ना ही मांग भरते समय अपनी पत्नी स्वीकारा था और ना ही मंगलसूत्र पहनाते समय तुम्हें खुद से बांधा था, लेकिन शादी के कुछ वक्त बाद मैंने जो तुम्हारे गले में मंगलसूत्र पहनाया, उसी वक्त मैंने तुम्हें खुद से बांध लिया था। मांग में जो सिंदूर भरा, उसी वक्त मैंने तुम्हें अपनी पत्नी स्वीकार लिया था। सातों वचन मैंने उसी वक्त तुम्हें दे दिए जब मंदिर में तुम्हारे साथ जाकर गोद में उठाकर मंदिर के 7 चक्कर लगाए। काव्या को वो सारे पल आंखों के सामने नजर आने लगते हैं, जिस पल वो अनजान थी कि आदित्य ने उसे इस कदर अपना बना लिया था। आदित्य काव्या के एकदम करीब आकर कहता है, हमारे मन मिल चुके हैं, एहसास मिल चुके हैं, जज्बात मिल चुके हैं। अब बस जिस्म और रूह का मिलना बाकी है, लेकिन इसके लिए तुम अभी तैयार नहीं हो। कहते हुए आदित्य फिर एक बार काव्या को छोड़कर जाने लगता है कि काव्या फिर एक बार उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, अगर मैं कहूँ कि मैं तैयार हूँ तो? आदित्य फिर एक बार काव्या के पास जाकर आंखों में देखते हुए कहता है, नहीं वाइफी, तुम अब भी तैयार नहीं हो। तुम अब भी मुझ पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर पाई हो। तुम्हें अब भी लगता है कि मैं हमारे रिश्ते को तोड़ दूंगा। कुछ वक्त और इंतजार कर लेते हैं वाइफी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जिस्म के मिलने के बाद हमारे बीच दूरियां आए। काव्या कुछ देर तक आदित्य की आंखों में देखती है, फिर एकदम से उसके गले लग जाती है। आदित्य काव्या की भीगी पीठ पर हाथ रखता है। शावर का पानी आदित्य के सिर से होकर काव्या के ऊपर पड़ रहा था। दोनों अब पूरी तरह से भीग चुके थे। पानी की हर एक बूंद उनके एहसासों को बढ़ावा दे रही थी। आदित्य और काव्या दोनों की ही आंखें इस वक्त बंद थी। काफी देर तक शावर के नीचे खड़े रहने से काव्या ठंड से आदित्य के सीने में खुद को सिमेटने लगती है। आदित्य को जब यह एहसास होता है, वो तुरंत शावर को बंद कर देता है और काव्या से अलग होने लगता है। तो काव्या उसे और कसकर पकड़ लेती है। आदित्य धीरे से कहता है, वाइफी चेंज कर लो, तुम्हें ठंड लग जाएगी। लेकिन काव्या आदित्य की बातों को सुनकर और कसकर उसे पकड़ लेती है। आदित्य एक नज़र काव्या को देखता है, फिर चारों तरफ नज़र घुमाते हुए देखने लगता है। तभी उसे साइड में टाल दिखता है। वो आंखें बंद करते हुए काव्या की साड़ी को निकालने लगता है। आदित्य के ऐसा करते ही काव्या सिहरते हुए आदित्य से और ज़्यादा चिपक जाती है। आदित्य अब काव्या के ब्लाउज के बटन खोलकर उतार देता है। आदित्य के हाथ अब काव्या की ब्रा के हुक खोलने लगते हैं। कुछ वक्त में काव्या की ब्रा नीचे होती है।
काव्या की अपर पार्ट अब पूरी तरह नेक्ड हो चुकी थी। आदित्य टाल को लेकर काव्या को ढक देता है और उसके बाद अपनी आंखें खोल काव्या को देखने लगता है, जिसके गाल पूरे लाल हो चुके थे। वो शर्मा रही थी। आदित्य झुककर काव्या के कान में धीरे से कहता है, अब तक तो मैंने तुम्हारे जिस्म को देखा ही नहीं है, तो ऐसा हाल हो गया। जब मैं देखूंगा तो क्या होगा? काव्या शर्म से आदित्य के सीने में छुप जाती है। काव्या की हरकत पर आदित्य मुस्कुरा देता है। कुछ देर बाद आदित्य वॉशरूम से बाहर निकलता है। काव्या नीचे गिरी हुई अपनी साड़ी, ब्लाउज और ब्रा को देखकर और ज़्यादा शर्माने लगती है। वो उसको उठाकर साइड में रखती है और फिर चेंज करके बाहर चली जाती है। बाहर आदित्य कबर्ड के सामने खड़ा शर्ट उतारकर दूसरा पहन लेता है। आदित्य को ऐसे देख काव्या अपनी आंखें बंद कर लेती है। फिर एक बार काव्या का चेहरा शर्म से लाल हो चुका था। आदित्य शर्ट पहनकर काव्या के पास जाकर उसके माथे को चूम लेता है, फिर बारी बारी से दोनों गालों को चूम लेता है और फिर उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, तुम्हारा यूं शर्माना थोड़ा संभाल कर रखना वाइफी, मन का भरोसा नहीं, कब क्या करने का करे। आदित्य अब काव्या से दूर होकर रेडी होने लगता है। काव्या आदित्य की बातों को अच्छी तरह से समझ चुकी थी। काव्या खुद को नॉर्मल करते हुए आदित्य के पास जाकर कहती है, आप नीचे नाश्ता करने नहीं आएंगे? आदित्य आईने में देखते हुए कहता है, तुम क्या चाहती हो? काव्या एकदम से कहती है, हम चाहते हैं कि आप अपने परिवार के साथ ही नाश्ता करें। आदित्य काव्या को खींचकर अपने आगे कर लेता है और पीछे से पकड़कर आईने में देखते हुए कहता है, ठीक है, लेकिन उससे पहले तुम तैयार हो जाओ। काव्या मुस्कुराते हुए सिंदूर की डिब्बी उठाती है और खोलकर आईने से आदित्य को देखने लगती है। आदित्य काव्या के आगे आकर सिंदूर लेकर काव्या की मांग भर देता है। काव्या सिंदूर की डिब्बी को बंद करके रखती है। आदित्य अपना हाथ काव्या की तरफ बढ़ा देता है तो काव्या मुस्कुराते हुए उसका हाथ थाम लेती है। अब दोनों कमरे से निकल जाते हैं। सीढ़ियों से होते हुए दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ नीचे उतर रहे थे। डाइनिंग टेबल पर बैठे सभी की नज़र दोनों पर पड़ती है तो एक सुकून से भरी मुस्कान सबके होठों पर आ जाती है। इधर शहर से दूर एक बड़ी सी जमीन पर साम्राज्य फैला हुआ था। उस बड़े से साम्राज्य का मालिक रुद्रांश सूर्यवंशी अपने बड़े से विला के कमरे में चेयर पर बैठकर एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखे बैठा हुआ था। उसके सामने चेयर पर एक आदमी रस्सी से बंधा हुआ था। उसकी हालत हद से ज़्यादा बदतर थी। एक बॉडीगार्ड आकर उस आदमी के सामने कुछ पेपर्स रखता है। वो आदमी नफरत से रुद्रांश को देखकर कहता है, चाहे कुछ भी कर लो, मैं अपनी प्रॉपर्टी तुम्हें नहीं दूंगा। रुद्रांश डेविल स्माइल देते हुए बॉडीगार्ड को कुछ इशारा करता है तो वो बॉडीगार्ड किसी को कॉल करता है। कुछ ही पल में एक दूसरा बॉडीगार्ड एक लड़की के बाल पकड़कर खींचते हुए लेकर आता है और आगे धकेल देता है। वो लड़की सीधे रुद्रांश के सामने जाकर गिरती है। रुद्रांश लड़की को पकड़कर अपनी गोद में बिठा देता है और उसके चेहरे से होते हुए शरीर पर हाथ फेरते हुए कहता है, कितने नाजों से इसे पाला है तुमने, पर तुम्हारी एक गलती इस नाजुक की इज्जत पर आ सकती है। अगर मैंने इसे छूना शुरू किया तो फिर एक हफ्ते तक मेरे बेड से नीचे नहीं उतर सकती। वो लड़की डर से कांपते हुए अपने पापा को देखने लगती है। वहीं सामने बैठा आदमी गुस्से से रुद्रांश को देख रहा था। रुद्रांश लड़की के होठों को सहलाते हुए कहता है, जाने मन, उफ, ये क्या बोल दिया, मेरी जाने मन तो कोई और है। अच्छा सुनो, अपने इस बाप को समझाओ, बहुत दिनों से मुझे परेशान करके रखा है। इससे कहो कि ज़्यादा परेशान न करे, वरना फिर सारी परेशानी तुम्हें झेलनी पड़ेगी। सामने बैठा आदमी गुस्से से चिल्लाता है, नामर्द, मेरी बेटी से क्या बात कर रहा है? अगर हिम्मत है तो मुझसे बात कर। रुद्रांश गुस्से से गन निकालकर उस आदमी के पैर पर शूट कर देता है। वो लड़की और ज़्यादा डर से कांपने लगती है। उस आदमी के पैर से झरझर खून बहने लगता है। रुद्रांश कहता है, नामर्द बोलकर तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। मर्दानगी देखनी है ना तुझे, अब मैं दिखाता हूँ। रुद्रांश उस लड़की को उठाकर खड़ा होता है और लड़की को खींचते हुए लेकर बेड पर फेंक देता है। वो आदमी अपने सामने अपनी बेटी की इज्जत पर आंच आते देख गिड़गिड़ाते हुए कहता है, प्लीज़ उसे कुछ मत करना, जो करना है मेरे साथ करो। लेकिन रुद्रांश उसकी बात ना सुनकर अपनी शर्ट निकालकर फेंक देता है। वो लड़की डर से सिकुड़ने लगती है। रुद्रांश लड़की का पैर पकड़कर खींच लेता है और उसके ऊपर आकर गर्दन पर जोर जोर से काटने लगता है। वो लड़की दर्द से चिल्ला उठती है। तभी वो आदमी जोर से चिल्लाता है, तुम्हें मुझसे जो भी चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। रुद्रांश रुककर डेविल स्माइल देता है और लड़की के गाल को थपथपाते हुए कहता है, यू आर वेरी लकी। बोलते हुए रुद्रांश लड़की के ऊपर से हटकर अपनी शर्ट पहनकर फिर से आदमी के सामने वाली चेयर पर बैठ जाता है। बॉडीगार्ड उस आदमी के हाथों की रस्सी खोल देता है तो वो आदमी जल्दी से सारे पेपर्स पर सिग्नेचर कर देता है। रुद्रांश पेपर्स को लेकर कमरे से बाहर निकल जाता है। वो आदमी खड़ा होकर लड़खड़ाते हुए उस लड़की के पास आता है और उसे बुलाने लगता है। वो लड़की बेड से उठकर अपने पापा के गले लग रोने लगती है। वहीं रुद्रांश अपने कमरे में जाता है।
कमरे में दो बड़ी सी तस्वीरें थीं, जिसमें एक काव्या की और दूसरी आदित्य की थी। रुद्रांश काव्या की तस्वीर को देखते हुए कहता है, जाने मन और कितना तड़पाओगी मुझे, मैं तुम्हें पाने के लिए बेकरार हूँ। फिर आदित्य की तस्वीर की तरफ देखकर गुस्से से कहता है, आदित्य सिंघानिया, तुमने मेरी जाने मन को अपना बनाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। दुश्मनी तो बहुत पहले से ही थी, लेकिन अब ये हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है। मुझे तेरे नाम से भी नफरत है। इधर काव्या गार्डन में बैठी हुई आदित्य की हर एक बातों को सोचकर मुस्कुरा रही थी। उसको यूं बिना मतलब मुस्कुराता देख अनुराग अजीब नज़रों से देखने लगता है। अनुराग जल्दी से जाकर काव्या के साथ बैठकर सिर पर हाथ रख चेक करने लगता है। फिर गले पर हाथ रखता है तो काव्या कंफ्यूज सी होकर पूछती है, ये आप क्या कर रहे हैं? अनुराग, मैं चेक कर रहा हूँ, कहीं आपकी तबीयत तो खराब नहीं हो गई। काव्या अजीब नज़रों से अनुराग को देखती है तो अनुराग कहता है, अब आप अकेले बैठे मुस्कुराएंगी तो। इतना बोलते ही अनुराग काव्या को देखता है, फिर कहता है, भाभी कहीं आपको भूत प्रेत का तो साया नहीं लग गया? इतना बोलते ही अनुराग काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगता है। वो एकदम से उठकर काव्या का हाथ पकड़कर लेकर जाने लगता है। काव्या सवालिया नज़रों से देखते हुए कहती है, आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? अनुराग झट से कहता है, पंडित जी के पास। काव्या उसकी पूरी बात को समझकर रुककर घूरने लगती है। अनुराग भी रुककर काव्या को देखने लगता है। अनुराग, क्या हुआ? चलिए, जल्द से जल्द आपको लेकर जाना पड़ेगा। तभी सौरभ की आवाज़ आती है, कहाँ लेकर जाना पड़ेगा? अनुराग जल्दी से कहता है, सौरभ भाई, भाभी के शरीर में आत्मा है। सौरभ एक नज़र काव्या को देखता है जो घूर कर अनुराग को देख रही थी। सौरभ समझ जाता है कि ज़रूर अनुराग ने अनाप शनाप सोच लिया होगा। वो भी अनुराग को घूर कर देखने लगता है। अनुराग अब दोनों को देखने लगता है। सौरभ वार्निंग देते हुए कहता है, अगर अभी तुमने भाभी को परेशान करना नहीं छोड़ा तो मैं आदि को बता दूंगा कि तुम उसकी क्यूट सी वाइफ को परेशान कर रहे हो। अनुराग झट से काव्या का हाथ छोड़ देता है। वहीं काव्या सौरभ की बात सुन उसे देखने लगती है। सौरभ काव्या की नज़रें खुद पर देख अनुराग को खींचते हुए अपने साथ लेकर चला जाता है। काव्या दोनों को जाता देख मुस्कुरा देती है। तभी माया बाहर आती है। आज माया का लुक थोड़ा चेंज था। माया हमेशा जीन्स और शर्ट पहना करती, लेकिन आज उसने एक गाउन पहना था। चेहरे पर थोड़ा मेकअप में माया बहुत खूबसूरत लग रही थी। माया आगे बढ़ते हुए काव्या के पास पहुंच जाती है। काव्या माया को देखते हुए पूछती है, आप कहाँ जा रही हैं? माया सकपका जाती है। माया इधर उधर देखते हुए, वो मैम, मैं वो, उसके आगे वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। काव्या बस उसे अजीब बातें करता देख और सुन रही थी। तभी पीछे से आवाज़ आती है, डेट पर। काव्या सामने देखती है तो रुखसार मुस्कुराते हुए उसके पास ही आ रही थी। माया सिर झुकाए खड़ी हो जाती है। काव्या असमंजस में कभी रुखसार को देखती तो कभी माया को। रुखसार मुस्कुराते हुए कहती है, भाभी, माया रॉकी भाई के साथ डेट पर जा रही है। काव्या हैरानी से माया को देखती है, फिर माया तो यहाँ से बस भागना चाहती थी। काव्या कुछ देर तो हैरान रहती है, फिर कुछ सोचते हुए मुस्कुराकर कहती है, अच्छा तो उस दिन आपने मुझसे झूठ बोला। माया तुरंत कहती है, सॉरी मैम, बट उस वक्त बताना मुझे सही नहीं लगा क्योंकि हमारा रिश्ता ही कुछ ऐसा था। काव्या मुस्कुराते हुए कहती है, कोई बात नहीं। काव्या अपनी आंखों का काजल लेकर माया को लगा देती है और कहती है, आप बहुत प्यारी लग रही हैं, किसी की नज़र न लग जाए। माया काव्या को देखकर बस मुस्कुरा देती है। अचानक ही माया का फ़ोन रिंग होता है। वो रॉकी का कॉल था। माया मुस्कुराते हुए कॉल रिसीव करके साइड में बात करती है। उधर से रॉकी कुछ बोलता है तो माया उदास सा चेहरा बना लेती है। माया कॉल कट करती उसे यूं उदास देख काव्या पूछती है, क्या हुआ? माया उदास होकर कहती है, रॉक ने कहा है कि वो बिजी हैं, सर को ऑफिस में ज़्यादा काम है। काव्या को माया को उदास देखकर बुरा लगता है। कुछ देर तो वो वैसे ही खड़ी रहती है, लेकिन एकदम से उसे कुछ याद आता है तो वो अपना फ़ोन निकालकर आदित्य को कॉल करती है। पहली और दूसरी बार में आदित्य का कॉल रिसीव नहीं होता तो काव्या मायूस हो जाती है। तभी आदित्य का रिटर्न कॉल आता है। काव्या मुस्कुराते हुए कॉल रिसीव करती है। हाँ बोलो, उधर से आवाज़ आती है। काव्या थोड़ी मायूसी सा जवाब देती है, हमें कहीं जाने का मन कर रहा है। आदित्य तुरंत बोलता है, ठीक है, मैं बॉडीगार्ड को बोल दूंगा, तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ लेकर चले जाएंगे। आदित्य ऐसा जवाब सुनकर काव्या का मुंह बन जाता है। वो कहती है, हमें आपके साथ जाना है। काव्या के ये बोलते ही बिल्कुल शांति छा जाती है। कुछ देर बाद उधर से आदित्य बोलता है, ठीक है, मैं आ रहा हूँ। ये सुनते ही काव्या खुश हो जाती है और कॉल कट करके माया को देखकर थम्स अप दिखा देती है। माया का फ़ोन फिर एक बार रिंग होता है। माया कॉल रिसीव कर बात करके कॉल कट करती है और काव्या को देखकर कहती है, थैंक यू मैम। माया वहाँ से चली जाती है। रुखसार बस उसे जाता हुआ देख रही थी। वो एकदम से कहती है, मुझे ही प्यार करने की इतनी बड़ी सज़ा क्यों मिली? काव्या रुखसार के कंधे पर हाथ रख के कहती है,
जिंदगी ने आपको एक और मौका दिया है तो आप उसे अपना क्यों नहीं लेती? रुखसार कंफ्यूज सी काव्या को देखने लगती है। काव्या रुखसार के गालों पर हाथ रखकर कहती है, हमें पता है कि किसी और के बच्चे को कोख में रखकर किसी और को अपनाना थोड़ा मुश्किल है। हम सौरभ को इतना तो जान ही गए हैं कि जो वो कहते हैं करते भी हैं। उन्हें एक बार अपना कर देखिए, वो कभी आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। रुखसार एकदम से हैरान रह जाती है। काव्या उसके चेहरे को देख मुस्कुराते हुए कहती है, अनुराग को सब कुछ पता था तो उन्होंने मुझे बता दिया। काव्या या रुखसार कुछ बोल पाते उससे पहले ही आदित्य की कार आकर रुक जाती है। काव्या रुखसार को देखकर कहती है, ठीक है हम चलते हैं। काव्या कार की तरफ बढ़ जाती है। वहीं रुखसार काव्या को देख उसकी बातों को सोचने लगती है। काव्या पीछे जाकर बैठ जाती है। आदित्य सवालिया नज़रों से उसे देखता है। काव्या समझ जाती है कि आदित्य उससे क्या पूछना चाहता है। काव्या अपने सिर को आदित्य के कंधे पर रखकर कहती है, हमें एक खूबसूरत सी जगह जाना है जहां आपके और मेरे सिवाय सिर्फ खामोशी हो। आदित्य एक नज़र काव्या को देख ड्राइवर को कुछ इशारा करता है। आदित्य के इशारे को समझकर ड्राइवर कार चला देता है। कुछ वक्त कार चलते हुए एक जगह पर रुक जाती है। काव्या कार से नीचे उतरती है। आदित्य भी बाहर आता है और काव्या का हाथ पकड़कर लेकर जाने लगता है। काव्या को ये जगह थोड़ी जानी पहचानी सी लगती है। वो थोड़ा दिमाग पर जोर देती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। ये वही जगह थी जहाँ काव्या शादी के कुछ वक्त बाद भाग कर आई थी, जहाँ आदित्य ने उसे पकड़ा था। उस वक्त काव्या को ये जगह बहुत पसंद आई थी, इसीलिए उसने इस जगह की बहुत सारी तस्वीरें भी ली थी। काव्या इस जगह में फिर से आना चाहती थी, लेकिन उसे कभी मौका ही नहीं मिला। आदित्य काव्या को लेकर ढलान पर बैठ जाता है। काव्या भी आदित्य के साथ बैठ जाती है। काव्या आदित्य को देखते हुए पूछती है, आपको कैसे पता कि मुझे ये जगह पसंद है? आदित्य काव्या के हाथों से उसका फ़ोन लेता है और गैलरी ओपन करके एक फ़ोटो दिखाते हुए कहता है, इससे। फ़ोटो के नीचे लिखा हुआ था, आई मिस दिस प्लेस। काव्या ये देखकर मुस्कुरा देती है। आदित्य काव्या को वापस फ़ोन देता है। काव्या अपना फ़ोन लेकर आदित्य का फ़ोन लेती है। वो जैसे ही फ़ोन ओपन करती है तो उसकी नज़रें वॉलपेपर के फ़ोटो पर पड़ती हैं। काव्या आदित्य को देखने लगती है। वॉलपेपर के फ़ोटो पर काव्या की मुस्कुराती हुई फ़ोटो थी। काव्या को इस तरह देखता पाकर आदित्य काव्या की तरफ झुककर उसके माथे को चूम लेता है। काव्या आदित्य के ऊपर बैठ जाती है और उसके सीने से लग जाती है। अगली सुबह सिंघानिया विला में आज हॉल पर कुछ अलग ही तरह की शांति छाई थी। सर्वेंट्स के अलावा हॉल में कोई नहीं था, बिल्कुल खाली। सारे लोग अर्जुन के कमरे में उपस्थित थे, क्योंकि आज अर्जुन पूरे 8 महीने बाद अपने परिवार के पास लौटा था। विशाखा जी की आंखें खुशी से नम हो चुकी थीं। अर्जुन भी सभी से मिल रहा था। अर्जुन की सारी चोटें तो पूरी तरह से भर चुकी थीं, लेकिन कमजोरी इसके शरीर में साफ दिख रही थी। विशाखा जी अर्जुन के पास बैठकर उसके गालों को छूते हुए कहती हैं, कितने वक्त तक आपने हमें इंतजार करवाया, आपको हमारी याद नहीं आई? अर्जुन मुस्कुराते हुए अपने हाथों को विशाखा जी के हाथों पर रखकर कहता है, माँ अब मैं वापस आ गया हूँ, अब और कहीं नहीं जाऊँगा। विशाखा जी अर्जुन के बालों पर हाथ फेरती हैं और झुककर उसके माथे को चूम लेती हैं। सभी परिवार से अर्जुन मिलता है। सबका ध्यान अर्जुन पर ही था कि तभी पायल की छनकार से अर्जुन की नज़र दरवाजे की तरफ चली जाती है। अर्जुन के साथ ही परिवार के हर एक सदस्य की नज़र दरवाजे की तरफ चली जाती है। दरवाजे पर सिंपल सी लाल साड़ी, हाथों में चूड़ियां, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र और पैरों में पायल पहनी बिल्कुल सिंपल लुक में खड़ी थी। सबकी नज़रें काव्या से हटकर अर्जुन पर चली जाती हैं, जो एकटक काव्या को ही देख रहा था। अर्जुन तो काव्या को फ़ोटो में देखकर ही पसंद कर लिया था। उसके बाद शादी के वक्त जब काव्या उसके सामने थी, तब उसने रियल लाइफ में काव्या को देखा था। और आज पूरे 8 महीने बाद तो अर्जुन काव्या में ही पूरी तरह खो गया। अर्जुन को इस वक्त बस काव्या ही दिख रही थी, उसके अलावा कुछ नहीं। विशाखा जी को अर्जुन की नज़रों में काव्या को पाकर बहुत ज़्यादा बेचैनी होने लगी। आखिर में बेचैनी तो होनी ही थी। काव्या अर्जुन की पहली पसंद थी। अगर अर्जुन के किसी शब्द ने काव्या के बने रिश्ते को तोड़ दिया तो विशाखा जी ये शायद ही बर्दाश्त कर पाती। काव्या की वजह से ही तो आदित्य इतना बदला था। अगर काव्या उससे दूर हुई तो आदित्य फिर एक बार पहले की तरह अकेले में जीने लगेगा। विशाखा की बेचैनी को पृथ्वीराज अच्छी तरह से समझ रहे थे। पृथ्वीराज विशाखा के कंधे पर हाथ रखकर शांत रहने का इशारा करते हैं। वहीं अनुराग और सौरभ की नज़र भी अर्जुन पर टिकी हुई थी। वैसे तो अनुराग सबसे ज़्यादा अर्जुन से ही अटैच था, लेकिन अब उसे काव्या का अर्जुन का होना बहुत रास नहीं आ रहा था, क्योंकि अनुराग ने भी काव्या और आदित्य की बॉन्डिंग देखी थी, जो उसे बहुत अच्छी लगती थी। काव्या की नज़र पहले तो अर्जुन पर ही थी, लेकिन अर्जुन की नज़रों को खुद पर पाकर काव्या काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल होने लगती है।
काव्या रूहानी के बगल में सिर झुकाए खड़ी हो जाती है। वहीं अर्जुन अब भी बस काव्या को ही देख रहा था। अचानक ही अर्जुन की नज़र काव्या की मांग पर चली जाती है। उसके बाद वो काव्या के गले में पहने मंगलसूत्र को देखता है। काव्या को सुहागन रूप में देख अर्जुन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि अर्जुन को अच्छी तरह से याद था कि उसने शादी काव्या से नहीं हुई थी। अगर शादी ही नहीं हुई तो काव्या सुहागन रूप में क्या कर रही है? वहीं सवाल उसके मन में उठने लगता है। अर्जुन सवालिया नज़रों से अरुणी देवी को देखने लगता है। दादी, ये काव्या की मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र क्यों है? अर्जुन के सवाल से सभी लोग काव्या को देखने लगते हैं। काव्या का हाथ अपने आप मंगलसूत्र पर चला जाता है। वो अपने मंगलसूत्र को कसकर पकड़ लेती है, जैसे उससे कोई उसका मंगलसूत्र छीन रहा हो। अर्जुन भी ये देख लेता है। अर्जुन फिर एक बार सवाल करता है, हमारी तो शादी नहीं हुई, तो फिर? अर्जुन इससे आगे कुछ बोलता अरुणी देवी तुरंत कहती हैं, काव्या की शादी हो चुकी है अर्जुन। अर्जुन पूरा शॉक्ड हो जाता है। वो वैसा ही हैरानी से कहता है, काव्या की शादी हो चुकी है? पर किससे? विशाखा डर और बेचैनी से पृथ्वीराज का हाथ कसकर पकड़ लेती हैं। काव्या भी कसकर अपने मंगलसूत्र को पकड़ लेती है।